नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर, बड़ा भाई सांघी सर। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू? यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल द इंडिसेस, ऑल द रिपोर्ट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो न्यूज में है और जितनी आपको क्लासेस में पढ़ाई जा रही है उतनी इंपॉर्टेंट है, आप उतनी ध्यान रखें। और सारी इंडिसेस में इंडिया की रैंकिंग नहीं होगी। अदिति, इंप्रूविंग राइटिंग स्पीड कैन ओनली कम विद राइटिंग, इट कैन नॉट कम विद रीडिंग। मैं बार बार बोलता हूं, आप में से जितने लोग आंसर राइटिंग के बारे में पूछते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमारा आंसर टाइम पे नहीं खत्म होता है, हमें स्पीड बढ़ानी है, हमें चीज याद नहीं आती है, इंट्रो कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आप तब कर पाएंगे जब आप बैठ के लिखेंगे। एक आंसर गलत लिखो, 4 आंसर गलत लिखो, 10 आंसर गलत लिखो, 50 आंसर गलत लिखो, 51वां सही होगा, लेकिन उसके लिए बैठ के लिखना पड़ेगा। यू कैन लर्न राइटिंग ओनली बाय राइटिंग, यू कैनॉट लर्न राइटिंग बाय रीडिंग। इस चीज को याद रखिएगा, मेरी बात को। आपके लिए पूरी सपोर्ट टीम जो है वो बैठी हुई है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप लिखाई कर रहे हैं तो लिखना सिर्फ लिखने से ही सीख पाओगे, पढ़ने से नहीं सीख पाओगे। तो फोर्स योर सेल्फ टू राइट। हाँ जी, सोचने में टाइम लगाओ। एक आंसर को तुम आधे घंटे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आधा घंटा लगेगा, फिर 25 मिनट होंगे, फिर 15 मिनट होंगे, फिर 10 मिनट में आंसर खत्म होने लगेगा, लेकिन उसके लिए लिखो तो। आपके लिए पूरी टीम है जो आपको आंसर्स चेक करके भिजवाती है, वापस भेजती है। आपके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम है। बस काम है आपका पढ़ना, काम है आपका लिखना। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। यू हैव टू राइट, आई कैन नॉट राइट फॉर यू। सो वी आर स्टार्टिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक जरूरी टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरीके से इंफ्रा अरेंज्ड है, क्या है, ये पूरा एक थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करके इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। I'll try and make this topic interesting, all right? You don't have to worry about it, क्योंकि पूरा थ्योरी है, पूरा बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आई विल ट्राई कि कैसे ये चीज़ करनी है। तो आप देखें कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, इसका यूजेज कहाँ होगा। तो प्रीलिम्स में MCQ बेस्ड कुछ चीज़ें आ सकती हैं इंफ्रा में से, ऑल राइट? सम थिंग्स कैन बी आस्क्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर in prelims. This is what I will tell you, I will keep telling to you कि इसमें से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, जो कि मेंस ओरिएंटेड है, ये मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मेंस में आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 1 सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। GS 2 गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नेंस के लिए जब सोशल इश्यूज आते हैं या गवर्नेंस की चीजें आती हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्न आप तब करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन तब करोगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। तो गवर्नेंस में ही जैसे एक टॉपिक है हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन जो है वो तभी कामयाब होगा जब आपके पास इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और ये दोनों चीजें जो हैं ये सोशल इश्यूज भी हैं। लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो दिस, राइट? तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट होगा गवर्नेंस के लिए। GS 3 का तो ये पार्ट है ही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहां पे तो इंपॉर्टेंट होगा। उसके सिवा ऐसे के लिए आपका रेडीमेड ये टॉपिक बन जाएगा अगर आपको यूज करना हो किसी और टॉपिक में। एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे टॉपिक आए, रोडवेज पे आए, रेलवेज पे आए, पोर्ट्स पे आए, इंफॉर्मेशन तो यहीं से होगी क्योंकि यहां से आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। इन्वेस्टमेंट पे आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आए, यहां पे आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे उस चीज की रेलेवेंस आएगी, रेलेवेंस वुड बी देयर। तो ऐसे होगा। उसके बाद जिन लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ठीक है, तो यहां पे भी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। यू आर एबल टू सी इट इज एप्लीकेबल एट ऑल दीज प्लेसेस। सो इट इज अ हेवीली एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर, बट कॉन्सेप्ट यहां पे कोई नहीं है। कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं,
सो इट इज बेटर दैट आप जिस तरीके से मैं पढ़ाता जा रहा हूं आप समझते जाएं। हाँ, इको ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस, इको ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वर्ड बोलता हूं तो आप इससे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? बता सकते हैं आप लोग? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिखाता है? प्लानिंग, डेवलपमेंट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, टेक इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट, हॉस्पिटल्स, बेसिक थिंग्स नीडेड टू परफॉर्म एनी वर्क, ओके, पोर्ट्स, ऑलराइट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो देखिए, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स में पहुंच गए। अभी मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर स्टिक करूं, राइट, यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, यहां पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। ये दो चीजों की बात हो रही है। कोई भी देश, एनी कंट्री, सिटी, स्टेट, if it has to grow or it has to develop, the one thing that every single geographical territory requires is infrastructure. उसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। It needs infrastructure, all kinds of infrastructure, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक बेसिक यूज आप ये बोल सकते हो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज फ्यूल टू ग्रोथ। ये जो है ये फ्यूल करता है, धक्का मारता है। ये जो है ये वो नेसेसरी फैसिलिटेटर है, ये इनेबलर है, ये इनेबल करेगा कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज फैसिलिटेटिंग ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज फैसिलिटेटिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों के लिए। तो जब ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप्लाई, तो हम यहां पे ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट परफॉर्मिंग ऑफ द इकोनॉमी और एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर एक अर्थव्यवस्था एफिशिएंटली फंक्शन ना करे या एफिशिएंटली फंक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट यहां पर क्यों आती है? ताकि हमारी अर्थव्यवस्था एक एफिशिएंसी के साथ चल सके। It should move, it should function in an efficient fashion. And this is something that we have to focus upon. तो ये जो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, ये फैसिलिटेटर फॉर ग्रोथ है। these facilitate growth, these enable growth. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Are you able to understand what I'm trying to say? This facilitate growth. तो it contributes towards economic development, it contributes towards economic growth, it contributes towards all these things. इन सारी चीजों की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूशन है और वो यहां पे होता है। इट हैपन्स ओवर हियर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंदर कई सारी तमाम चीजें हैं जो कि होती हैं। क्या आप एक चीज को दूसरी से ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट मान सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो कि ये कंप्यूटर जो है ये कुर्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुर्सी कंप्यूटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कैमरा जो है कंप्यूटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कैन दिस हैपन? अगर इस सेटअप में हम नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हम इस चीज को स्पेसिफिकली एक अलग सेटअप में, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप में बोल सकते हैं? सोचो, जरा सोचो मैंने क्या पूछा है। क्या हम एक पर्टिकुलर सेटअप में यह चीज बोल सकते हैं? हमारे पास एनर्जी जैसी चीजें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोयला है, तेल है, क्रूड है, जैसे क्रूड बोला जाता है, ठीक है, फिजन टेक्नोलॉजीज हैं। तो एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स हैं। उसके सिवा हमारे पास स्टोरेज के लिए चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है। हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास सड़कें हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ऑल दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर ये इंफ्रा प्रोवाइड किया जा रहा है, इफ दिस इंफ्रा इज बीइंग प्रोवाइडेड, यदि ये इंफ्रा आपके और हमारे घर तक पहुंचता है या हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस इंफ्रा में आप ये मान के चलें, try to understand this, that infra में transportation is something which is considered to be most important.
देखिए, अगर आप कंपैरेटिव लगाएंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं भाई बिजली भी उतनी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, ठीक है, स्टोरेज इंफ्रा भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। अब व्हेन यू विल रीड रिसर्च पेपर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और ये आज की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने की। जब पहली बार दुनिया, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब दुनिया में पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड हैपेंड 1750s 1760s के दौरान, तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप जो है, आप बना तो रहे हैं चीजें, आप इंडस्ट्री बना रहे हैं और आप स्टील बना रहे हैं, आप लॉन्ग लास्टिंग चीजें बना रहे हैं, लेकिन उसको बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो चीजें दूसरे शहरों तक पहुंचे कैसे। अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है, इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ है, जर्मन रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ये सारी की सारी जो चीजें जिसको आप रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा चेंज जो कभी पहले देखा ना हुआ हो, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स, रेवोल्यूशन जैसे एड टेक सेक्टर है, ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि ऑनलाइन लोग इस तरीके से खड़े होकर पढ़ रहे हैं। ये तो 2-3 सालों से देखा गया है। मतलब आज से 10 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था 2012 में, तब आई कुड नॉट हैव ड्रीम्ड कि ऑनलाइन तैयारी हो रही है जी। बट होते होते आज की डेट में मुझे 4-5 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए। सो इट हैज बीन मोर देन 5 years सिंस आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन। तो ये रेवोल्यूशन है। तो यही चीज जो है, ये आज से 300 साल 250 साल पहले जब सोची गई 1750s 1760s में, ये कहा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशनरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कामयाबी किस पे टिकी है? इट्स सक्सेस इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट्स सक्सेस इज बेस्ड ऑन दैट हाउ इफेक्टिवली, हाउ फास्ट कैन यू ट्रांसपोर्ट गुड्स और ट्रांसपोर्ट स्टील, जो भी आपने इंडस्ट्री में बनाया है, आप उसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे एक दूसरी जगह, एक दूसरे शहर में। भाई इंडस्ट्रीज तो लिमिटेड ही बनेंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि हर शहर में एक इंडस्ट्री बना दोगे। तो हर शहर को आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू आर बिल्डिंग एन इंडस्ट्री, लेट्स से अगर आप जर्मनी में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में बना रहे हैं इंडस्ट्री, जहां पे सारी इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे ये आपके बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट्स आते हैं। जर्मन रेवोल्यूशन बहुत कामयाब है। अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे तो मिडिल पार्ट ऑफ फ्रांस, सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस, लियोन और ये जो कैन और नीस और ये सब जो आइलैंड वाले एरिया है, इसके पास खूब सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है, ये मैसिव तौर पे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन टेकअप करा। तभी आप यूरोपियन रेलवे नेटवर्क अगर देखेंगे, यूरोपियन रेलवे नेटवर्क इज एक्सेलेंट। यूरोप ऑल अक्रॉस इज कनेक्टेड वेरी वेल बाय रेलवेज, पैसेंजर रेलवेज एंड फ्रेट रेलवेज। फ्रेट रेलवेज ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसेंजर रेलवेज या पैसेंजर ट्रेन्स, बिकॉज इट इज कनेक्टेड रियली वेल। तो ट्रांसपोर्टेशन वॉज गिवन मोर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री इटसेल्फ। आप समझ पा रहे हैं? ये चीज तब डिसाइड हुई थी और आज तक वही चीज इंपॉर्टेंट है। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी बिजनेस की सक्सेस देख लीजिए, किसी भी बिजनेस की सक्सेस देख लीजिए, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन के बेसिस पे कामयाब होती है। आज की डेट में जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन स्टार्टअप्स हटा दीजिए, आप फिनटेक और एडटेक और ये सब हटा दो। बाकी जो सामान पहुंचा रहे हैं या जो सामान बेचते हैं, ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, जो सामान बेचते हैं, उसकी कामयाबी किस पे टिकी है? आप पिज्जा बेच रहे हो, आप खाना बेच रहे हो, आप कपड़ा बेच रहे हो, आप एफएमसीजी गुड्स बेच रहे हो, आप साबुन बेच रहे हो, तेल, कंघा, सारी चीजें बेचते हैं, आप सब्जी बेच रहे हो। उसकी सक्सेस किस पे टिकी है? उसकी सक्सेस उसकी ऐप पे, उसकी सब्जी पे, उसकी फ्रेशनेस पे थोड़ी टिकी है। कंट्री डिलाइट हो गया और आपका अमेज़न हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये खाने की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब्जी की इंपॉर्टेंस नहीं है, दूध की, नारियल पानी की, या अमेज़न पे जितने लाखों गुड्स लिस्टेड हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, जबोंग, इन सब की इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है वो चीज आपके घर तक पहुंचती कैसे है। हाउ डज दैट रीच टू योर प्लेस? सो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इज समथिंग विच इज मैसिवली इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे इन सारे बिजनेसेस की कामयाबी किस पे टिकी हुई है? ट्रांसपोर्टेशन पे। भैया आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा पिज्जा बनाया, आपने बहुत अच्छा दाल बनाया, अब मुझ तक पहुंच ही नहीं पाई या मुझ तक पहुंचने में लेट हो गई, तो क्या करूं मैं उस दाल का? आप समझ पा रहे हैं?
तो ट्रांसपोर्टेशन इज समथिंग विच वॉज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस वे बैक, मतलब 300 साल पहले भी उसकी वही इंपॉर्टेंस थी, आज भी वही है, और आज आने वाले टाइम में 3, 4, 500 साल बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि घर में तो आइटम चाहिए ही। और कोविड में समझ में आ गया कि सारी चीजें डिलीवर होनी चाहिए, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। सो डिलीवरी बॉयज की इंपॉर्टेंस, सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस, तो ये जेप्टो वेप्टो आप देख रहे हो, ये सब क्या करते हैं? ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डिलीवरी तो कर रहे हैं। जोमैटो डज नॉट मेक द फूड, जोमैटो डज नॉट ईट द फूड, जोमैटो ब्रिंग्स द फूड टू यू। जितना टाइम दिखाता है 24 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट, उतने टाइम में आप तक वो चीजें डिलीवर करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रॉब्लम जिस दिन आप तक वो चीज टाइम पे नहीं पहुंचेगी, उस दिन आपको समझ में आएगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस पे एक पूरी केस स्टडी जो है वो मैंने पढ़ी थी, वो केस स्टडी आपको बताऊंगा। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर कंट्री लेवल पे उसकी बात करी जाए, इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ कंट्री लेवल, इट स्टार्ट्स विद railways, followed by roadways, ports, inland waterways, airports। ये सारे आपके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सप्लाई चेन, इसको सप्लाई चेन के लिए यूज करा जाता है। तो ये जो चीज है, ये सारी चीजें एक अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। ये चीज याद ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दिस। कुछ समझ में आया? जितना ज्ञान अभी तक आपको मिला, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट? कुछ चीजें यहां पर हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा, और आपको अच्छी अच्छी लाइंस भी बताऊंगा याद करने के लिए, जो आप मेंस के आंसर्स में ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑन विच डिपेंड्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, क्लासिक हो, हिस्टोरिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 1750s में इंडस्ट्री बनी होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ होगा अमेरिका में और इंग्लैंड में, तो उस टाइम के हिसाब से वो मॉडर्न होगा भाई। उस टाइम के हिसाब से वो अभी हिस्टोरिक हो गया ना, उस टाइम के हिसाब से वो मॉडर्न रहा होगा। तो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू था, ये आज भी ट्रू है, और ये आज से 250, 300, 400, 500 साल बाद भी ट्रू होगा। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट फॉर स्पीडी एंड लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो ये है, क्या बात हुई? ट्रांसपोर्ट। कीवर्ड क्या है यहां पे? ट्रांसपोर्ट। आपके पास फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया है, HYV सीड्स ले आए जी मैक्सिको से उठा के, उसका प्लांट बना दिया। अब आपके जो दूर दराज किसान बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर पे, बिहार नेपाल बॉर्डर पे बैठे हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दार्जिलिंग में टी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, कालिम्पोंग, नक्सलबारी, ऐसे एरियाज में, तो वो जो कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो बैठे हैं, जो इंटीरियर्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में बैठे हैं, क्या उन तक वो सीड्स पहुंच पा रही हैं? अगर उन तक वो सीड्स नहीं पहुंच पा रही है, तो आपका फायदा क्या हुआ वो सीड्स आने का? सो ट्रांसपोर्टेशन, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड द प्रोड्यूस यूजिंग मॉडर्न रोडवेज, रेलवेज एंड शिपिंग फैसिलिटीज, ये चीज जो है, मतलब एग्रीकल्चर की कामयाबी इस पे टिकी है। इंफ्रा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। ये सारे लाइंस एज इट इज याद कर लेना, रट लेना। ये सारी लाइंस काम आएंगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का आंसर आया है, उसका इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा, ये लाइन लिखो। इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? व्हाट वर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या बात हो गई, पहली क्लास में बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, LLKE। क्या सोच रहे हो? एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल, कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो ये तो खैर अलग चीज है, लेकिन ये रेलेवेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टेटस है, इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स, पावर, रोड, पोर्ट्स, रेलवे, टेलीकॉम, ये हर चीज, मतलब आप कुछ भी करो वो इंफ्रा की डेफिनेशन में आएगा। आपने बिल्डिंग बनाई, इंफ्रा है। टेलीकम्युनिकेशन टावर खड़ा करा, वो इंफ्रा का पार्ट है। हॉस्पिटल बनाया, इंफ्रा है। सड़क इंफ्रा है। कोई भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत की स्थिति क्या है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर? ये चीज देखने वाली है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। ऑल दीज फिगर्स यू विल हैव टू अपडेट।
मैं अभी से बता रहा हूं, ये फिगर्स आपको बाद में अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बाद और सड़कें बन जाएंगी और बजट्स आ जाएंगे और प्रोग्राम्स हो जाएंगे। कुछ चीजें पुरानी चली आ रही है, मतलब 2019 से आ रही है, बताता हूं अभी, और कुछ चीजें नई हैं जिसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू अपडेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटस ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने बहुत एफर्ट्स करे हैं, आज से नहीं, इंडिपेंडेंस से। इंडिपेंडेंस में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था 1951 टू 1956, तब से लेके आज तक खूब ज्यादा मेहनत हो रही है। तो 2-3 मिनट की कहानी बताऊंगा, 5 मिनट की कहानी बताऊंगा, इसको सुनिएगा ध्यान से। ये हिस्टोरिकली आपको इंफ्रा का रन थ्रू दे रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ऑलराइट। सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, उस टाइम पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू करा। उस टाइम पे पहली चीज जो है, जो उस टाइम पे नेहरूवियन एरा कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड एज द नेहरूवियन एरा बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज हेल बेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ही वाज हेल बेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ रिलेटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, बनाया गया था उस टाइम पे। और उसी के साथ साथ आईआईटीज, जो आज की डेट में आप बड़े वाले आईआईटीज देखते हो, वो आईआईटीज नहीं जो पिछले 10-15 साल में बने हैं, लेकिन वो आईआईटीज जो पुराने बने हुए हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, खड़गपुर हो गया, ऐसे 5 आईआईटीज जो हैं वो बनाए हैं, वो उस टाइम के कमीशन्ड हैं। वो 1950, 1952, 53, 54, 56 तब के आईआईटीज जो है वो बने हुए हैं। 5 आईआईटीज कमीशन करे। आईआईटीज को कमीशन क्यों किया गया, आप मुझे ये सोच समझ के बताइए। आईआईटी को कमीशन करने की क्या जरूरत थी, क्यों कमीशन किया गया? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी? हे भगवान, अलक्वामा नासिर कह रहे हैं आईआईटी को इसलिए कमीशन किया गया टू प्रोड्यूस इंजीनियर। क्या बात है, कमाल हो गया अलक्वामा नासिर। भाई आप एक बात ये सोच के देखिए, इंजीनियर्स जो हैं वो आपको प्रोड्यूस करने हैं, यू हैव टू प्रोड्यूस इंजीनियर्स, आपको इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन इंजीनियर्स का काम क्या है? व्हाट इज देयर वर्क, व्हाट डू दे डू? इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स चीजों को बनाते हैं, दे बिल्ड थिंग्स, ऑलराइट, दे बिल्ड थिंग्स, वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, वो इंजीनियर्स का काम होता है। दैट इज द जॉब ऑफ एन इंजीनियर, टू बिल्ड। अब अलग अलग इंजीनियर अलग अलग चीजें बनाते हैं भाई, मैं सिर्फ इंफ्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंफ्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। एक सिविल इंजीनियर होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। आपका मैकेनिकल इंजीनियर होगा, वो मैकेनिकल चीजें देखेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, वो इलेक्ट्रिकल चीजें बनाएगा, अप्लायंसेस बनाएगा, उसको ठीक करेगा। बिल्ड कौन कर रहा है? हु इज बिल्डिंग स्टफ? थिंग्स आर बीइंग बिल्ट बाय इंजीनियर्स। तो आपको अगर देश को डेवलप करना है, तो आपको नेशन बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, अगर वो करना है, तो आपको सबसे पहले तो बनानी पड़ेगी चीजें। बनाने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उस टाइम पे। आप भी ये चाहते थे कि उस टाइम पे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, जो वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने। और तब जो सोचा था, आज तक वो सच है, आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर्ल्ड क्लास माने जाते हैं। उन सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आज भी पूरी दुनिया में है, उनको नौकरी यूं मिलती है। अब वो अलग बात है अगर वो आगे चल के उसमें से कुछ लोग काम ना करें और वो कामयाब ना हो, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। वो तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ पॉसिबल है, तुम काम ही नहीं करोगे तो कहां से कामयाब होगे। लेकिन आज भी उनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। अमेरिका में आईआईटीएंस की आज भी बहुत डिमांड है, धड़ल्ले से वीजा मिलता है, और इतने सारे, इतने मैसिव क्वांटिटी में भरे हुए हैं वहां पे इंजीनियर्स, मैं आपको बता नहीं सकता। आई वाज सरप्राइज्ड। आईआईटी 1986 बैच का ग्रुप बना हुआ है कि इस सड़क पे, न्यू जर्सी की इस रोड पे 86 बैच के इतने इंजीनियर रहते हैं। 15-20 इंजीनियर्स का एक ग्रुप बना हुआ है सिर्फ एक लेन में, और ऐसे करते करते पता नहीं कितने इंजीनियर पूरे यूएस में फैले हुए हैं। तो दे वर हेविली इन डिमांड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो तब जो चीज सोची गई वो थी टू बिल्ड थिंग्स, और उसमें की जो चीज आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो उस टाइम पे ये सोचा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या बनाया? आपने कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने एम्स बनाया। और उसके बाद जो है प्रोसेस शुरू हो गया। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स आपने क्या चीजें बनाना शुरू करी? आपने बनाना शुरू करे आयरन एंड स्टील प्लांट्स।
कहां कहां बनाए आयरन? पहले 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स हिंदुस्तान में कहां बने थे? वेयर वर दे मेड इन इंडिया? द फर्स्ट 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स। जो जिस चीज को आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हो, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो बाकी देशों में भारत से 100 साल 200 साल पहले हो चुका था। हमारी कंट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस 1956 में पहली बार हुआ था। नहीं, जमशेदपुर प्री इंडिपेंडेंस का पहला कह सकते हो, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस 1956 में 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स बने थे। वो कहां बने थे ये अपने आप देख लेना, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये बाद में देखिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ये भी बता रहा हूं मैं आपको कहां मिलेगा। आयरन एंड स्टील प्लांट्स का मिशन करे, उसके बाद आपने बैंकों की ब्रांचेस बढ़ाना शुरू करी, फिर आपने बड़े बड़े बैंक्स खोलना शुरू करे, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर उसमें आपने रीजनल रूरल बैंक्स खोले, कोऑपरेटिव बैंक्स खोले, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट DRDO बनाया, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बनाया, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? तो आपने स्माइलिंग बुद्धा मिशन करा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आपने जितने इंडेंजर्ड स्पीशीज थे उनके लिए आपने प्रोग्राम्स बनाए, और उसके लिए आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग करी, वेटरनरी डॉक्टर्स का प्रोविजन करा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आती हैं। जहां पे आप इन चीजों की बात करें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हम तब से लेके आज तक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तब भी प्लान्स बनते थे, आज भी प्लान्स बन रहे हैं। लेटेस्ट सबसे एम्बिशियस प्लान आप ये समझ के चलिए, हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया के हिसाब से तो इतना बजट कोई एम्बिशियस नहीं है। मतलब चाइना का इतना बजट हर साल खर्च होता है जितना हमने बजट 10 साल में एलोकेट करा हुआ है। दैट इज इट स्टार्टेड विद 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का जो है बजट अप्रूव हुआ था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम पे। ये चीज हुई थी सन 2019 में, 2019 में इट वाज प्रपोज्ड। 2020 के बजट में इसमें एलोकेशन हुआ, 102 लाख करोड़ का फिगर था उस टाइम पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है 102 लाख करोड़ का फिगर था। उस चीज को रिक्राइस्टन करा गया पिछले साल के बजट में, यानी कि 2022 के बजट में। उसको नाम दिया गया PM गति शक्ति योजना। आई रिपीट, उसको नाम दिया गया गति शक्ति योजना, और उसका जो एलोकेशन है वो बढ़ा के 108 लाख करोड़, 110,000 करोड़ का एलोकेशन हो गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इस वक्त जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसमें हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, डैम्स हो, वाटर हो, बांध हो। ये चीज जो है 1.4 ट्रिलियन US डॉलर्स ऑफ इंफ्रा थ्रू NIP इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये चीज कोशिश करी जा रही है। अब ये 5 साल में आप इतना खर्च कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इतना पैसा आपके पास होता ही नहीं होता, ये तो देखने वाली बात है। सरकार इतना अकेले नहीं खर्च कर सकती, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। फाइनेंशियल ईयर 21 में इंफ्रा एक्टिविटीज अकाउंटेड फॉर 13% शेयर ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज, $81 बिलियन। ये चीज हुई, ये हमने अलाउ करी। 22 अगस्त को 123 लाख हाउसेज हैव बीन सैंक्शनड, टू दीज मेनी हाउसेज हैव बीन ग्राउंडेड। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मार्केट ग्लोबली बाय 2022। कंस्ट्रक्शन मार्केट हम बन जाएंगे ग्लोबल बेसिस पे 2022 तक। उसके बाद लॉजिस्टिक्स जो है मार्केट इज एस्टिमेटेड टू टच $320 बिलियन। ये स्टेटस है। इस तरीके से आप किसी भी चीज का स्टेटस दे सकते हो किसी भी स्कीम के हिसाब से। जैसे कि आप गति शक्ति का स्टेटस है, गति शक्ति में ये 4 चीजें हैं, मान लो देयर आर 4 थिंग्स, और 4 चीजों के हिसाब से आपने क्या क्या चीजें अपडेट्स ली, वो क्या क्या चीजें आपने अपडेट्स की दी, ये सब जो है ये अपडेट्स आप आगे दोगे। दिस इज समथिंग दैट यू विल गिव फॉरवर्ड और यू विल गिव बियॉन्ड इट, ऑलराइट, ये आप उसके आगे देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट वाज प्रपोज्ड, ये चीज प्रपोज करी गई, तो ये मार्केट साइज था। तो ये स्कीम बाय स्कीम डिफर करेगा, यहां पे कुछ ही स्कीम्स हैं, आगे चल के ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम्स होंगी, मैं आपको बताते जाऊंगा, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू कैन सी। यस, तो 2023 का डेटा हर चीज में नहीं आया है। करंट स्टेटस क्या है रक्षित जी, आपको क्या लग रहा है कि 2022 का, अगर आप एक बात सोच के देखो, आप लोग एक एक सेकंड में जो है 2022 तो खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया बोलते चले जा रहे हो। अरे भैया, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 जनवरी 2022 को, 2023 को 31 जनवरी को आता है। अब जो चीज 31 जनवरी को आएगी उसमें डेटा किस साल का होगा, बताना जरा।
जो चीज 31 जनवरी को आ रही है वो किस साल का डेटा देगी? वो क्या 2023 का डेटा दे देगी? बोलते चले जा रहे हो नॉन स्टॉप। मतलब भगवान ने जबान दी है, इसका मतलब ये क्या तुम्हें जो जो मुंह में आएगा बोलते चले जाओगे क्या? बताना जरा। तो अब आपको 2023 का डेटा तो 2023 के एंड में मिलेगा ना, या 23 के बीच में मिलेगा? वो डिपेंड करता है मिनिस्ट्री कौन सा डेटा रिलीज करेगी। क्यों भाई रक्षित जी, करंट स्टेटस चाहिए आपको? इकोनॉमिक सर्वे खोलिए, देखिए कितने घर बने। इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट खोलो और उसमें देखो, उसमें डेटा मिलेगा 2022 में क्या क्या हुआ है, ठीक है? और 2024 का जब सर्वे खोलोगे तो उसमें पता चलेगा 23 में क्या हुआ है। बोलने से पहले सोच तो लो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हाँ, सर्वे तो फुल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे मिस नहीं कर सकते, यू हैव टू रीड फुल रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी नहीं चलेगी, इकोनॉमिक सर्वे का पूरा डॉक्यूमेंट ही चलेगा। इकोनॉमिक्स, आप मेरी सीरीज अटेंड कर रहे हो इकोनॉमिक सर्वे की? वैसे तो आपकी भी क्लासेस होंगी, लेकिन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस आपके लिए यूजफुल है नहीं, दे आर नॉट यूजफुल फॉर यू राइट नाउ। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस जो है वो आप अगले साल का सर्वे अटेंड करें, तब की क्लासेस आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी इज नॉट यूजफुल, इकोनॉमिक सर्वे पूरा डॉक्यूमेंट इज यूजफुल। अब पूरा डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप एक सीरीज में इस वक्त कर रहा हूं, वो सीरीज आप जरूर देखें, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे हम एमसीक्यू के द्वारा पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट वाया एमसीक्यूज। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वही मैं बता रहा हूं टंटू, तुम अटेंड कर सकते हो। यू कैन अटेंड द इकोनॉमिक सर्वे सीरीज, जो पूरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, वो आप अटेंड कर सकते हो। यस, इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज आप सर्च करेंगे 2023, आई थिंक 5 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, 12 चैप्टर्स हैं, तो एंड ऑफ अप्रैल तक खत्म कर देंगे। 2 चैप्टर्स अ वीक में उसमें एनालाइज करता हूँ। हाँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सर्च कर लें। तो लेट्स कम टू ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। तो क्लास में श्रेया मिल तो रहा है तुम्हें इतना कुछ फ्री में, अरे फ्री में जो जा रहा है और प्लस क्लास में जो हो रहा है, क्लास में जो हो रहा है वो तो फ्री में नहीं जा रहा है ना, वो तो आप देख ही रहे हो। क्लास में इतनी मेहनत जो क्लास में होती है, इट इज एन एक्सटेंशन। हम यूट्यूब के वीडियोस पे भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्लासेस जो है वो पूरी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड होती है क्लासेस। आप समझ, यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे कोर्स होता है ना, जैसे पूरा कोर्स अब हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या चीज प्री है, क्या चीज मेंस है, क्या ये है, क्या वो है, तो ये सब चीजें होती हैं। सो कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको भी बताई, तो हम एक एक करके ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीजें एनालाइज करेंगे। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, कि ये पूरी जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरी बात याद रखना, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के मेंस के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, एनी सब्जेक्ट मेंस चैप्टर्स यू आर स्टडिंग, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं, आप ये याद रख लेना, वो सारे के सारे टॉपिक्स में आप जितना रॉ मटेरियल पढ़ रहे हो, जितना आप मैटर पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, वो ही कंटेंट ऐसे में अप्लाई होगा। ऐसे की तैयारी अलग से नहीं होती, ऐसे के कंटेंट की तैयारी कम से कम अलग से नहीं होती। ऐसे की अप्रोच अलग से हो सकती है कि भाई ऐसे ऐसे शुरू करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये वो मैं बता के चल रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि बाद 6 महीने बाद तुम बोलोगे सर अब क्या फायदा, अब तो हो गया, इसलिए मैं अभी से बता के चल रहा हूं। ऐसे की तैयारी जो है, ऐसे आता है 250 नंबर का, ऐसे इज 250 मार्क्स। जब 250 मार्क्स की बात होती है, 250 मार्क्स बहुत होते हैं, मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। आप ये समझ के चलें कि 30-40 नंबर ऊपर नीचे आपको मेरिट में ला सकते हैं, मेरिट के बाहर भी ला सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आपके ऐसे में मान लीजिए 90-100 नंबर रह गए वर्सेस आपके ऐसे में 150 नंबर हो गए, इफ यू गेट 140-150 मार्क्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका स्कोर बहुत मैसिवली हाई हो जाएगा, आपको एकदम से जंप मिलेगा। जो जंप आपको GS1, GS2, GS3 में शायद ना मिले, वो आपको ऐसे दे देगा।
तो ऐसे की तैयारी जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कंटेंट कि लिखोगे क्या, और दूसरी होती है अप्रोच कि कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे। अप्रोच या प्रेजेंटेशन की आपकी अलग से क्लासेस होंगी, उस चीज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे का जो कंटेंट है वो कंटेंट यही है, जो आप चीजें पढ़ते जा रहे हैं ना, अभी जितनी चीजें हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं 90% जो है वो कंटेंट यहीं से आएगा। आपको कोई अलग से कंटेंट नहीं आ जाएगा बाहर से, 90% कंटेंट यहीं से आएगा। और कहां से कंटेंट ले आओगे, और कितना कंटेंट है मार्केट में? कहीं कोई कंटेंट नहीं है भाई, इससे ज्यादा कंटेंट कहीं पॉसिबल है? इतने सारे सब्जेक्ट्स तुम पढ़ोगे, इतनी सारी पीडीएफ तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, फिर तुम्हारे क्लास नोट्स होंगे, फिर तुम्हारा क्रक्स होगा, फिर तुम्हारी रेफरेंस बुक्स होंगी, उसके ऊपर तुम्हारी आंसर राइटिंग होगी। अब उसके ऊपर तुम बोलोगे यहां से मैं ऐसे पढ़ूंगा और 100 पन्ने उठा के ले आओगे, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई से दिस, दैट ऐसे की तैयारी जो है वो यही हो रही है, दिस इज ऐसे की तैयारी, और इसको सीरियसली लेना है ऐसे के लिए। मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए, बेसिक काम, मतलब कहने का मेरा ये है, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए जो यहां से आ रहा है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखने की आपको पूरी चीज ऐसे ही याद रखनी है। जो मैं कहानियां सुनाता हूं वो इसलिए सुनाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। सो नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इस चीज पे अगर ऐसे आता है या आंसर आता है तो आप यही चीजें लिखेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन रेलवेज की यदि बात करी जाए, 3-4 मिनट का इंट्रोडक्शन है रेलवेज का, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब इसमें आपका होमवर्क भी छुपा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड सर्टेन किलोमीटर्स ऑफ रेलवेज, जो ये तीनों कंबाइंड थी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। गेज का मतलब होता है कि दो पटरियों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ट्रेन में बैठे होगे ना, ट्रेन की पटरी देखी होगी, पटरी पैरेलल जाती है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है ब्रॉड गेज, उसके बाद नैरो गेज, फिर आता है मीटर गेज। उस डिस्टेंस के हिसाब से ये गेजेस बताए जाते हैं। अब आपका होमवर्क है, आप बताएंगे ये गेज का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस। ब्रॉड गेज में डिस्टेंस कितना होता है पटरियों के बीच में, मीटर में कितना होता है, नैरो में कितना होता है, अपने आप बता देना बाद में, उसमें नहीं आ रहे। तो इन तीनों चीजों का, काम की बात सुनिए प्लीज, इन तीनों चीजों में का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसे नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमें अंग्रेज देके गए थे, ये समझ लीजिए। अंग्रेजों ने जो रेलवेज बिल्ड करी थी वो यही तीन थी, इन्हीं यही गेजेस थे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इन टोटलिटी कुछ सर्टेन किलोमीटर्स की रेलवे जो है बनाई थी उन्होंने अपने शासन में, अपने रूल में तब बनाई थी। और वो रेलवेज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इंडिया ने इनहेरिट करी, दैट वाज इनहेरिटेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। 1947 की बात हो रही है। उसके बाद से लेकर आज तक, मतलब 2023, 75 साल हो गए, 75 ईयर्स, अभी अमृतकाल शुरू हो गया, आखिरी के 25 साल, 75 सालों में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप सोच के देखो, आपको क्या लगता है हमारा रेलवे, मान लो अंग्रेजों ने हमें 50,000 किलोमीटर की रेलवेज दी, ये तीनों मिला के हमें 50,000 किलोमीटर की रेलवे दी 75 साल में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें कहां तक पहुंच जाना चाहिए था, हमें कहां तक पहुंच जाना चाहिए था इसमें? टू व्हाट एक्सटेंट शुड वी हैव रीच्ड इन 75 ईयर्स, हमें कहां तक पहुंच जाना चाहिए था? अरे 10x 8x मत बोलो भाई, एक रियलिस्टिक फिगर बोलो, इतना तुम ऐसे ही बोलना शुरू हो जाओगे। ब्रिटिशर्स ने भी तो 100 साल में बनाई थी, हम 75 साल में हमें कहां तक पहुंचना चाहिए था? कम से कम डबल होना चाहिए था। चलो मैं रियलिस्टिक फिगर मानता हूं, मैं 3 लाख 4 लाख किलोमीटर पे जा ही नहीं रहा, कम से कम डबल तो होना चाहिए था। मतलब ऐसा मुझे लगता है, इट शुड हैव बीन एटलीस्ट डबल, मतलब 1 लाख किलोमीटर तो होना चाहिए था। तो आज की डेट में रिवाइज्ड रेलवेज, मतलब जो टोटल रेलवे ट्रैक आज की डेट में है वो कितनी है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। टेल मी हाउ मच इज द टोटल रेलवे ट्रैक इन टुडेज डे एंड एज, कितनी है? यहां पे कोई है जो इंडियन रेलवेज में काम करता है, या किसी के फादर या किसी के भाई बंधु इंडियन रेलवेज में है? कितना रेलवे ट्रैक है आज की डेट में सब मिला के, टोटल रेलवे ट्रैक कितना है? नहीं जी, 1,26,000 किलोमीटर कहां से हो गया? एक वंदे भारत यहां से बनारस तक चलती है, 700 किलोमीटर है वो। पता नहीं उल्टे सीधे नंबर दिए जा रहे हो, 1.25 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर, 1,15,000 किलोमीटर, इतना है ही नहीं। ये आप बताएंगे मुझे बाद में। 65 से 70,000 किलोमीटर के बीच में है।
65 से 70,000 किलोमीटर के बीच में जो है टोटल रेलवे ट्रैक आज की डेट में ऑलरेडी फंक्शनल है। ठीक है, ऑलरेडी जो फंक्शनल है उसकी बात हो रही है, इट इज ऑलरेडी फंक्शनल। तो हमें 50,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे ट्रैक हमने इनहेरिट करी और आज तक हम सिर्फ और सिर्फ 30% रेलवे ट्रैक बढ़ा पाए, 50,000 से 65,000 पहुंच पाए हैं। दैट इज इट। मतलब 75 साल में रेलवेज में इन्वेस्टमेंट इतनी कम रही है, आप ये सोच के चलिए। इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आपको बताता हूं। ये क्रिटिकल एनालिसिस है। हाँ ठीक है हो गया, अब सुन लो, छोड़ दो, जितने भी किलोमीटर है छोड़ दीजिए। पॉइंट है कि हमने उतना ऐड नहीं करा, राइट। अब जितना भी रेलवे ट्रैक जो है हम यहां पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी डिड नॉट इन्वेस्ट मच इन रेलवे एक्सपेंशन। क्योंकि रेलवे एक्सपेंशन का मतलब ये थोड़ी थी कि तुमने पटरी बिछा दी। रेलवे एक्सपेंशन का मतलब है तुम्हें वो पूरी लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, फिर वहां पे किसान वगैरह रिवोल्ट करेंगे, फिर तुम्हें उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, उसके बाद जो है रिलोकेट करना पड़ेगा, उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आसान नहीं है, ये बात मैं मानता हूं, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बट वो जो मुश्किल प्रोसेस है, उस चीज को देखते हुए और समझते हुए भी हमें रेलवेज जो है वो एक्सपैंड करनी चाहिए थी। इस वजह से हुआ क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 70 to 80% जो ट्रैफिक है, पैसेंजर और फ्रेट, मतलब मेजरली पैसेंजर ट्रैफिक और काफी हद तक फ्रेट ट्रैफिक, मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो पैसेंजर ट्रैफिक है और फ्रेट ट्रैफिक है, 1980s तक वो मेजरली ट्रेन से ट्रैवल करता था। सन 1975, 80, 85 तक, 1985 तक वो रेलवे से ट्रैवल करता था और वो मालगाड़ी के थ्रू जो है फ्रेट जाता था। 2010 में 25-30 साल के अंदर ये टेबल्स टर्न हो गई। अब जो है वो सारे के सारे, मतलब अब रेलवे का कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है 30%। और जितने भी लोग, फ्रेट ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो ज्यादा कहां पे चला गया, वो चला गया रोडवेज पे। अब मैक्सिमम लोग रोडवेज से ट्रैवल करते हैं, रोड से ट्रैवल करते हैं, मतलब रोड्स इतनी सारी हो गई, रोड्स अच्छी हो गई। ये रेलवे का क्रिटिसिज्म है। तो बताइए यहां पे जिसके फादर रेलवेज में है, क्या मैं सही कह रहा हूं? आप अपने फादर से पूछ के बताइएगा। तो भारतीय रेलवे जो है अभी भी उसने अपनी पूरी ऑप्टिमम कैपेसिटी जो है वो रियलाइज नहीं करी है, आज भी रियलाइज नहीं करी है, इट इज स्टिल नॉट रियलाइज्ड। तो इंडियन रेलवेज इज अ मल्टी गेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज। 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये पीटी क्वेश्चन है बाय द वे, कितने गेज होते हैं और इसका डिस्टेंस आप याद रखेंगे। तो रेल ट्रांसपोर्ट में दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो फ्रेट ट्रैफिक। तो इट एंजॉयज सेवरल एडवांटेजेस, कई सारे एडवांटेजेस हैं। गुड एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए अच्छी, लीस्ट पोल्यूटिंग नहीं है क्योंकि आज की जो ट्रेन है वो बिजली पे चलती है। गुड सेफ्टी, सूटेबल फॉर लार्ज मूवमेंट ऑफ पीपल इन सिटीज, काफी सारे आप मूवमेंट करते हो। नॉट entirely डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल एंड कैन ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलती है, इस वजह से ये फायदे हैं। तो इंडियन रेलवेज इज द लाइफलाइन ऑफ द नेशन, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कि आप ट्रांसपोर्ट करते हो ओवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ये लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री में आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब फैक्ट्स हैं जो तुम याद रखोगे। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसकी मैंने शुरुआत कभी करी थी। क्रिटिकल एनालिसिस ही आएगा पेपर में। ये फैक्ट्स कोई नहीं पूछने वाला कि आपसे कि कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये सब हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ये सब हाइजीन पॉइंट्स होते हैं जो अच्छा लगने के लिए सुपरफिशियल चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह जो होती है। काम की चीज जो है वो ये है। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, उसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन? उसका एक बेसिक मतलब यह है कि जो रेलवे नेटवर्क है, अगर उसकी बात करी जाए, उस पे हमने इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करा। वी हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट मच मनी। तो एक तो है कि हमारे पास फंड्स कम थे, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन इस रीजन की वजह से हम जितना इन्वेस्ट कर सकते थे हमने उतना भी नहीं करा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, इनएडिक्वेट फंड्स तो हमेशा ही इनएडिक्वेट रहते हैं। फंड्स कब पूरे पड़ते हैं? कभी फंड्स पूरे पड़ते हैं? किसी सरकार के लिए, किसी इंसान के लिए, चाहे वो अंबानी जी क्यों ना हो, किसी के लिए पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता, पैसा हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, तो आपने कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, आपने पोर्ट्स में करा या आपने और चीजों में करा, आप इन्वेस्टमेंट जो है आपने लैकिंग था, रेलवेज को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। तो इस वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इस वजह से काफी चीजें ऐसी हुई
कि जैसे जो वो क्रॉसिंग होती है, मैनुअल क्रॉसिंग थी, उसे ऑटोमेट नहीं करा गया, अब वो चीज हो गई। तो कंजेस्टेड नेटवर्क्स, रेलवे के जो नेटवर्क्स है वो कंजेस्टेड हो गए। ठीक है, आप देखिए रेलवे में कितने कितने लोग ट्रैवल करते हैं आज की डेट में, या कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे। जो जनरल कंपार्टमेंट होते हैं उसमें कितने लोग ट्रैवल करते हैं। देयर आर, इफ 40 लोगों की सीट होती है तो 100 लोग भरे होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद जो है सेफ्टी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये चीज है कि सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी जो है वो पुअर है इंडियन रेलवेज में। इसको अब ठीक करने की बारी करी जा रही है। इंडियन रेलवेज में एआई लाने की बात करी जा रही है। इस पे मैंने एक स्टोरी करी थी, आई थिंक 10 फरवरी या 12 फरवरी को वो लाइव हुई थी, वो आप देखिएगा जरूर। उसमें कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आईआरसीटीसी ने लिए हैं। तो उसमें जैसे कि जो एआई रिलेटेड चीजें हैं कि जो पेंट्री कार होती है उसमें शावर कैप पहनी है नहीं पहनी है, ये एआई में अलार्म हो जाएगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, एआई में अलार्म हो जाएगा उसमें कि शावर कैप पहनी है कि बाल ना गिर जाए खाने में। सो सेफ्टी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि सेफ है और पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये चीज थी रेलवेज में, इनफैक्ट अभी भी काफी हद तक है। अब वो रिजॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। रिसोर्सेज जो है वो रेलवेज के पूरे नहीं पड़ते, इट इज नेवर इनफ। आप जो है रिसोर्सेज को क्रॉस सब, जैसे ही लिखा ना क्रॉस सब्सिडाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज की सब्सिडी दूसरे को दे रहे हो। जैसे आप 2 टियर 3 टियर ये जो एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वालों की जो सब्सिडी है वो यहां दे रहे हो, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। और बाकी चीजों से बाकी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से चार्ज करी हुई चीज जो इनको दे रहे हो, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, कि एक चीज की सब्सिडी दूसरे को दे रहे हैं। दैट इज समथिंग हाउ रेलवेज आर वर्किंग। एंड प्लस क्लीनलीनेस इज अ वेरी बिग इशू। क्लीन नहीं है। मैं वंदे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, आप नॉर्मल ट्रेन की बात करो जो ज्यादा संख्या में है। वंदे भारत कितनी है? वंदे भारत एक चली, आज 1 2 4 ट्रेनें होंगी। तो ये है। तो रेलवेज में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन इंडियन रेलवेज, ये खोला गया। सिलेक्टेड एक्टिविटीज में खोला गया, जैसे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स थ्रू पीपीपी, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स जो बुलेट ट्रेन है वो पूरा फंडेड है जापान से। डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस, ये है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रोलिंग स्टॉक, पैसेंजर टर्मिनल्स, एमआरटीएस, इस टाइप की चीजों में एफडीआई खोला गया। जेवी एग्रीमेंट्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के साथ जेवी एग्रीमेंट्स, जो कि बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन क्योंकि स्टेट्स, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। 2015 द फॉर्मेशन ऑफ जेवीज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वाज अलॉटेड फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब रिफॉर्म्स है, सोल्यूशंस है कि आप कैसे रिफॉर्म कर रहे हो, हम ऐसे रिफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी आर रिफॉर्मिंग। सो रीसेंट रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन इंडियन रेलवेज को किस तरीके से रिफॉर्म किया गया है, देखिए। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम, फेयर जो है वो फ्लेक्सिबल है। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया। इसके पीछे भी कहानी है, मैंने शायद आपको बताई थी, नहीं बताई थी तो सुन लीजिए। रेलवे बजट जो है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रेलवे बजट वाज ऑलवेज इन लॉसेस, क्योंकि इंडियन रेलवेज वाज हेविली सब्सिडाइज्ड। रेलवे बजट हमेशा लॉसेस में था। रेल मंत्री द्वारा रेलवे बजट बनाया जाता था। तो विवेक देबरॉय कमेटी को बिठाया गया था इंडियन रेलवेज को रिफॉर्म करने के लिए, या वो चीज बताने के लिए। तो उन्होंने ये सजेस्ट करा कि भैया लॉसेस में हो और तुम बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोन लेते हो, लोन दिखाते हो अपने अकाउंट्स में, तो रेलवे बजट को उसमें मर्ज कर दो। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे अपने आप ठीक कर लेगी, अपने आप ये चीज ऐसे करेगी कि लॉसेस में ना जाए। दिस इज समथिंग दैट दे प्रपोज। तो रेलवे बजट को नॉर्मल बजट के साथ मर्ज कर दिया। नेशनल रेलवे प्लान बनाया, 2030 तक का प्लान बनाया। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको इतनी वंदे भारत ट्रेन चलानी है, ये करना है, आपको कई सारी चीजें करनी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मैंने आपको बताया, हाई स्पीड बता दिया। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी एक चीज है। आपको पता है दिल्ली मेट्रो में, पता है दुनिया भर की मेट्रो में क्या होता है, आप जो ट्रैक्स होती है मेट्रो की ट्रैक्स, आप जानते हैं ये बात कि कहीं जो है अगर कोई ट्रैक पे गिर जाए तो वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा, मर जाएगा वो इंसान, खत्म हो जाएगा। मतलब ये पहले बहुत होता था, दिस यूज्ड टू हैपन अर्लियर अ लॉट। उन ट्रैक्स में बिजली होती है, कि अगर आप गलती से गिर गए ट्रैक्स पे तो आप इलेक्ट्रिक्यूट, वो आदमी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स मेजरली पहले होते थे। अब जो नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो जो प्रोजेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से आ रही है, उसमें उन्होंने ट्रैक्स में नहीं डाली, मतलब वो बहुत रिस्की है।
क्योंकि वो चलती तो बिजली से, कहां से बिजली कहां से आएगी, उसमें बिजली कहां से आएगी? तो दैट बिजली हैज टू बी देयर, वो चीज यहां से आती है और वो चीज इस तरीके से बताई जाती है। तो वो ऊपर से आती है ऐसे घूम के, मतलब उसका ना ऊपर से वो होता है। अगर आप देखोगे कैसे समझाऊं मैं आपको, आपने ट्रेन्स जैसे कलकत्ता की ट्रैम देखी है आपने? कलकत्ता की ट्रैम, उसमें वो ऊपर से चिपकी होती है, ऊपर से एक वायर जा रही है, उससे ट्रैम लगी होती है। वो रस्सी का क्या मतलब होता है? बिजली देती है, वो बिजली देती है उसको, इट इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। वो सेफ है कम से कम ट्रैक्स पे, क्योंकि ट्रैक्स तो वही सड़क पे ट्रैक बनी हुई है, उस पर तो लोग चलते हैं, उस पर कैसे बिजली हो सकती है? तो रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन ये चीज है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो आप ये बिल्कुल इसी का पार्ट, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसी का पार्ट है कि आप कैसे पैसा दोगे। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रपोज करी गई हैं। दीज आर रिफॉर्म्स व्हिच आर टेकन इन इंडियन रेलवेज, ये रिफॉर्म्स लिए गए हैं इंडियन रेलवेज में। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। तो इंडियन रेलवेज में सबका पार्टिसिपेशन है, एफडीआई का पार्टिसिपेशन है, और प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन रेलवेज, कि इंडियन रेलवेज में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसा है। सो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन क्यों करें? सबसे बड़ा रीजन प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि भाई साहब पैसा नहीं है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बात तो मानते हो आप? अभी हमने देखा था क्रिटिकल एनालिसिस। सो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या चीज, सब कुछ इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D भी होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा। क्या तीनों चीजें हो सकती हैं यहां पे? कैन ऑल थ्री थिंग्स हैपन? ऑल थ्री थिंग्स कैन हैपन, तीनों चीजें हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी भी, R&D भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सब कुछ है, और रेवेन्यू कलेक्शन। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप बढ़िया चीज लोगों को ऑफर करोगे ना, ढंग की चीज ऑफर करोगे, तो लोगों, पीपल डोंट माइंड टू पे। आप जानते हैं वंदे भारत की टिकट्स बहुत महंगी है। यहां से जो बनारस जाती है वंदे भारत ट्रेन, मैं उसमें ट्रैवल कर चुका हूं, उसकी टिकट जो है वो 1700 रुपए और 3400 रुपए, मतलब जो नॉर्मल वाली सीट है उसकी दो ही कैटेगरी ऑफ सीट्स है, 1700 रुपए की टिकट है या 3400 रुपए की टिकट है, 3400 रुपीज की टिकट है। और वो ट्रेन जो है, आप ये समझ लीजिए फुल जाती है, इट इज ऑलवेज फुल। दिल्ली से बनारस, बनारस से वापस दिल्ली, वही ट्रेन सुबह 6:45 बजे चलती है, और वही ट्रेन रात को 11 बजे दिल्ली आ जाती है। इट इज बैंग ऑन टाइम, 1 मिनट लेट नहीं होती। वो ट्रेन टाइम से आधे घंटे पहले पहुंचा देती है। 2:30 बजे पहुंचने का टाइम है, 2, पौने 2 तक पहुंचा देगी वो आपको। 5-5 मिनट के लिए 2 जगह रुकती है वो ट्रेन, कानपुर, इलाहाबाद, बस उसके सिवा तीसरी जगह कहीं नहीं रुकती। और आपको प्रॉपर सर्विस वहां पे मिलती है। इट गिव्स यू एब्सोल्युटली प्रॉपर सर्विस। प्रॉपर सर्विस से मेरा मतलब है आपको खाना पीना मिलता है, आपको पानी की बोतल मिलती है, आपको क्लीन टॉवल्स मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, और ये सब चीजें वो देते हैं। सो प्राइवेटाइज, आप खैर मतलब वो तो खैर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मेड इन इंडिया का एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो, तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तुम चीज तो ढंग की दो भाई। अगर आप चीज घटिया दोगे तो लोग किस मुंह से पैसा मांगोगे लोगों से? आप बढ़िया चीज दीजिए ना, आप ऑर्गेनाइज करके बढ़िया चीज दीजिए, तो लोग अपने आप उसके लिए पे करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कंसर्न वही है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। उनका मोटिव प्रॉफिट है, ऑटोनॉमी अब तो उनकी हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा फेयर चार्ज करेंगे तो उसमें गरीब आदमी मर जाएगा, फिर ममता बनर्जी टाइप लोग खड़े हो जाएंगे। प्राइवेट एंटिटीज विल फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एंड दस अवॉइड इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज हो सकती है। हाँ, प्रॉफिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। फिर आई राकेश मोहन कमेटी, सैम पेट्रोडा कमेटी, विवेक देबरॉय कमेटी। विवेक देबरॉय कमेटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम सैम पेट्रोडा कमेटी ने बोला था, तो एफडीआई अलाउ करी गई इस चीज के लिए, एफडीआई वाज अलाउड। एंड राकेश मोहन कमेटी, नॉन कोर एक्टिविटीज कैन एंड शुड बी आउटसोर्स टू कॉर्पोरेटाइज, जैसे कि पैंट्री वैंट्री कार को आउटसोर्स कर दो तो वो बेटर होगा। तो ये हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक मुहिम चलाई गई। वो मुहिम क्या थी आप देख सकते हैं, तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना है? तेजस एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई थी, प्राइवेट ट्रेन, 2019 की, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन बिटवीन लखनऊ एंड न्यू दिल्ली, और इट बिगैन फॉर्मल प्रोसेस ऑफ अलाउइंग प्राइवेट ट्रेन्स ऑन 109 रूट्स। तो ये प्राइवेट ट्रेन का बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, तेजस एक्सप्रेस का नाम दिया था ऐसे। अब देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमें भी तमीज होनी चाहिए। आप दिल से पूछ के ये बात बताइए और सच सच बोलिएगा कि क्या हमें तमीज है कि हम किस तरीके से वो चीज ट्रीट करते हैं जो हमें दी गई है, और जो चीज हमारी अपनी नहीं है, कि घर की नहीं है, कि माँ बाप ने दी है। ठीक है, ट्रेन है तो ट्रेन तो सरकारी है,
उसका सीट कवर फट गया, उसके सामने जो स्क्रीन्स लगी है वो स्क्रीन्स तोड़ के ले जाएंगे लोग। ये बात सोच के देखो जरा, क्या हमें तमीज है? डू वी डिजर्व ऑल दीज थिंग्स? हम हर चीज में सरकार को गाली देते हैं, अथॉरिटी को गाली देते, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। क्या हम इस लायक है कि हमें चीज मिलनी चाहिए? हम अपने आप को देखते हैं? डू वी एवर सी आवरसेल्व्स? आप सोच के देखो भाई, सब हर चीज में सरकार को ब्लेम कर दोगे क्या? ये नहीं करते, वो नहीं करते, ट्रैक साफ नहीं करते, टॉयलेट साफ नहीं करवाते। अरे टॉयलेट को तुम इतना ज्यादा गंदा ही क्यों करते हो भाई? क्या जरूरत है कि टॉयलेट का जो मग है उसको चेन से बांध के रखना पड़ता है? आप सोच के देखिए, क्या जरूरत पड़ती है सरकार को? ये मजाक में बात ली जाती है, कॉमेडियंस इस चीज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये क्योंकि हमारी आदत वैसी है, हमारी आदत वैसी है। इट इज आवर मिस्टेक। हर चीज में सरकार को अक्यूज करना, गाली देना इज नॉट राइट। क्या हमें इस चीज की तमीज कभी नहीं आएगी क्या? उन ट्रैक्स को गंदा कौन करता है भाई? गंदे भी तो हम ही करते हैं। तो जो वहां पे गटर में उतर के उस ट्रैक को ठीक करता है या साफ करता है या नाली खोलता है, मैनुअल स्कैवेंजर, वो तो हमसे ज्यादा अच्छा हुआ, वो तो गंदगी साफ कर रहा है। वो कूड़े वाला थोड़ी है, कूड़े वाले तो हम है, वो तो सफाई वाला है। सीट कवर फाड़ दिया, बताओ ऐसे करके। ये तो न्यूज काफी आती है, कील लगाई, पेन लगाई, सीट कवर फाड़। क्यों फाड़ दिया भाई सीट कवर? क्यों फाड़ दिया? चादरें उठा के घर ले गए। क्यों ले गए चादरें उठा के घर? एसी वालों को चादरें मिलती हैं, वो उठा के घर ले गए। ये चीज आप याद रखिएगा। इट इज नॉट ऑलवेज हु इज द गवर्नमेंट एट फॉल्ट, वी पीपल आर एट फॉल्ट। कभी अपने आप से जरूर पूछ के देखिएगा कि क्या हम इस लायक हैं कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए? आर वी केपेबल और डू वी डिजर्व इट और नॉट? अब आते हैं रोडवेज पे। रोडवेज में क्या खास बात है? देखिए, रोडवेज पे जो है वो काफी मेहनत हुई है। रोडवेज का नेटवर्क काफी हद तक एक्सपैंड किया गया है। रोडवेज का नेटवर्क हैज बीन मेड रियली वेल, इट हैज बीन मेड रियली वेल। उस पर काफी मेहनत हुई है, सरकारों ने बहुत काम करा है इस चीज पे। रोडवेज का नेटवर्क बनाया है, अलग अलग तरह की रोडवेज बनाई हैं, सिंगल लेन रोड्स, डुअल लेन रोड्स, एक्सप्रेसवेज, 4 to 6 लेन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जैसे बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स अलग हैं, स्टेट हाईवेज अलग हैं, नेशनल हाईवेज अलग हैं। ये सब चीजें सरकार ने बनाई हैं और काफी मेहनत से बनाई है। लेटेस्ट बीइंग जो यहां से बॉम्बे को कनेक्ट कर रहा है कॉरिडोर, उससे वो अभी उसकी जयपुर तक की ओपनिंग हुई थी, तो जयपुर जाने का टाइम जो है वो आधा हो गया है। 6 से 7 घंटे में जयपुर पहुंचते थे, अब क्लेम किया जा रहा है 3 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाओगे। मैं कह रहा हूं 4 घंटे में भी पहुंच जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। और 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएंगे। बताइए, 12 घंटे में अगर आप गाड़ी से दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाओगे, बाय रोड पहुंच जाओगे, तो 12 ही घंटे में तो ट्रेन पहुंचती है, तो अब आप गाड़ी से जाने लगोगे। तो ये चीज हुई है। रोडवेज पे हमने जेन्युइनली काफी मेहनत करी है। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, बोथ फॉर फ्रेट, माल के लिए, और पैसेंजर्स, एज इट हैव हाई पेनिट्रेशन लेवल विद डोर टू डोर डिलीवरी। क्योंकि आप ट्रेन तो स्टेशन पे जाएगी, वहां से आप डोर पे जाओगे। ये टू डोर डिलीवरी है, ड्रिवन बाय रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, एक्सेस टू व्हीकल फाइनेंस, इंप्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी, डिमांड फॉर मोबिलिटी ऑन रोड्स हैज रिजन कंटिन्यूअसली, लीडिंग टू अ शार्प राइज इन द नंबर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये चीज हुई है। तो इन सारी चीजों में रोड्स कैटेगराइज्ड है। ये पूरा चार्ट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस एंटायर चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। नेशनल हाईवे, so percentage of share of total roads as per 1617 1.94% है बस। टोटल जो मैसिव जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है रूरल रोड्स का, 70.65% ये रूरल एरियाज की सड़कें हैं। ठीक है। नेशनल हाईवेज 1.94% है, स्टेट हाईवेज 3% के आसपास है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स 10% है और बाकी सब रूरल रोड्स है। तो ये सारी टाइप की रोड्स हैं। ठीक है। ये रोड्स की पहचान कैसे होती है जानते हो? ये रोड्स की पहचान कैसे होती है? मील पत्थर, जो माइलस्टोन्स होते हैं, देखे ना आपने माइलस्टोन? जब आप जाते हो तो लिखा होता है कि ये सिटी जा रहे हो, यहाँ पे ये इतनी दूर है, 250 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, तो कलर से होती है। माइलस्टोन के कलर्स देखे होंगे आपने, पीले रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो डिनोट करते हैं, जो जिस कलर के होते हैं उस हिसाब से आप वो रोड पकड़ते हो। दैट इज द रोड दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन। सो दिस इज अ डिफरेंट परसेंटेज। नेशनल हाईवेज, इसमें आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, नेशनल हाईवे का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है। ठीक है। लेकिन ये जो है 50% से ऊपर ट्रैफिक हैंडल करता है, क्योंकि नेशनल हाईवेज के थ्रू मैसिव ट्रैफिक मूव करता है। अर्बन रोड्स 8.93% एंड प्रोजेक्ट रोड्स 5.8%। तो इतना है।
प्रोजेक्ट रोड्स इंक्लूड रोड्स बिल्ट अंडर परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ये जो है प्रोजेक्ट रोड्स कहलाती हैं। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ रोड्स। तो इस तरीके से है। इंडियन रोडवेज के साथ इशू क्या है? इंडियन रोडवेज के साथ इशू ये है कि अर्बन रोड्स हो गई, जो शहरों के अंदर की रोड्स हैं, हाईवेज की बात नहीं हो रही है, जो शहरों के अंदर की रोड्स हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंजेशन की। तो कंजेशन ऑफ रोड्स विच लीड्स टू मैसिव ट्रैफिक जैम्स। तो कंजेशन ऑफ रोड्स हैं, इसकी वजह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाता। सड़कों का मेंटेनेंस इज अ वेरी बिग इशू, और सड़कों का मेंटेनेंस जो लैकिंग है वो शहरों में या मतलब जगह के अंदर, एक रूरल रोड होगी, गांव के अंदर की रोड या गांव वाली रोड, उसमें प्रॉब्लम होगी। शहर के अंदर वाली रोड में प्रॉब्लम होगी। हाईवे पे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? क्या आपके घर के बाहर की सड़क एक बारिश चलती है, क्या सड़क पे खड्डे, पॉट होल्स होते हैं? एक बारिश सड़क चल जाए, आप ये सोच के देखिए, पॉसिबल नहीं है। अरे दिल्ली जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। नोएडा की सड़कें दिल्ली से बेटर हैं, ये मैं बता सकता हूं। नोएडा की सड़कें नहीं टूटती, वो ढंग की सड़कें बनी हुई हैं। 4-5 साल से सड़क बनी नहीं है, 6 साल से तो मैं ही रह रहा हूं नोएडा में, वहां की सड़क नहीं टूटती। वो सिर्फ एक नोएडा ही अच्छा बनाया हुआ है। दिल्ली की, साउथ दिल्ली की सड़कें, जहां मैं पहले रहता था, एंड आई यूज्ड टू स्टे एट अ गुड प्लेस ऑन द मेन रोड, उसके बिल्कुल सामने हर बारिश में सड़क टूटती थी। जानबूझ के सड़क ऐसी बनाई जाती है कि वो हर बारिश में टूटती है। आप कंपेयर करिए रशिया से, कनाडा से, उन देशों में जहां 6 महीने बर्फ पड़ती है, वो बर्फ जमी रहती है, उनकी सड़क नहीं टूटती, और बर्फ फिर जब पिघलती है तो सड़क नहीं टूटती उनकी पूरे साल। लेकिन यहां पे जरा सा आप एक बारिश होती है, और अब तो बारिश भी कम होने लग गई है, क्या महीने भर की बारिश नहीं होती, उसमें सड़क टूट जाती है। ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? और ये शहरों के अंदर की प्रॉब्लम है। आप नहीं देखेंगे कभी नेशनल हाईवे टूटा पड़ा है, कभी नहीं होता। नेशनल हाईवे, क्योंकि नेशनल हाईवे पे चलती चीज 100-120 पे 120 की स्पीड लिमिट है, उसमें टूटा हुआ मिला तो खत्म हो जाएगा आदमी, तो बिल्कुल डीरेल हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। तो बिकॉज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट मेंटेन्ड, विच इज व्हाई एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स आर देयर। ऑब्वियसली एक्सीडेंट और सेफ्टी कंसर्न होगा भाई, पॉट होल्स हैं इतने, वो है कहीं पे खड्डे खुले हुए हैं, कभी आदमी गिर जाता है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। और दूसरी चीज है, एक्सीडेंट्स और सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं वो ये हैं कि आपको टाइमली एड नहीं मिलता। टाइमली एड वाली सिचुएशन अब बनानी शुरू करी है। जैसे मैं अभी पीछे ये मेरठ एक्सप्रेसवे पे गया था, क्या बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया है गडकरी साहब का, मजा आ गया। मतलब हेल मिस्टर गडकरी, नितिन गडकरी साहब ने इतनी मेहनत करके मेरठ का एक्सप्रेसवे बनाया है। आप यहां अगर आप सीपी के आसपास रहते हो या इंडिया गेट के आसपास से निकलो, आप वहां से पहुंचिए अक्षरधाम पहुंचने में लगेंगे 10 मिनट 12 मिनट, और वहां से आप 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाओगे। जो रास्ता पहले 3 घंटे का था वो 1 घंटे में कवर हो जाता है। 1 घंटे 8 मिनट में, मैं नोएडा में रहता हूं, वहां से मेरे घर से दिखाता है 1 घंटे 8 मिनट, 1 hour 8 minutes, दैट इज इट। मतलब 1 hour 8 minutes में मैं गुड़गांव नहीं पहुंच पाता अपने घर से, उतने में मैं मेरठ पहुंच जाऊंगा। यमुना एक्सप्रेसवे एक्सीलेंट, वृंदावन, मथुरा, आगरा, वहां से लेकर कानपुर, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी। और ये जो कनेक्टिविटी बनाई गई है, आप ये सोचे इसमें सेफ्टी का एंगल बहुत मैसिवली रखा गया है। ये चीज बहुत जरूरी है, सेफ्टी एंगल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा होगा वहां पे टोल फ्री नंबर लिखा होता है, जहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो आप नंबर फोन करके जो है एम्बुलेंस को बुला सकते हो। ये चीज बताई जाए तो ये बहुत, इसको बोलते हैं, ये तो इस मतलब ये सेफ्टी को अब ये होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। दिस हैज टू बी डन एवरी टाइम, ऑलराइट। तो ये चीज है। कॉस्ट एस्केलेशन एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। एक चीज टाइम पे खत्म नहीं होती है। जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद लाल किले पे चढ़ के नहीं बोल देते, तब तक कोई चीज टाइम पे खत्म नहीं होती है। जो उन्होंने लाल किले से बोल दिया, अब तो बेटा तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, नहीं करोगे तुम्हारी नौकरी जाएगी। बाकी कोई चीज टाइम पे खत्म नहीं होती, देख लिया मैंने। कॉस्ट एस्केलेशन किसी भी चीज की क्यों होती है, मुझे ये बताइए। कॉस्ट एस्केलेशन किसी भी चीज की इसलिए होती है क्योंकि आपका कोई प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म ही नहीं होता। जब तुमने प्रोजेक्ट प्रपोज करा, उस टाइम पे कॉस्ट मान लो 1000 करोड़ थी और वो प्रोजेक्ट 3 साल में खत्म होना था। आज 7 साल हो गए, वो प्रोजेक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ। अब वो प्रोजेक्ट क्या 2000 करोड़ में भी खत्म नहीं होगा? तो कॉस्ट एस्केलेशन तो हो गई। सो कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवेज मान लिया कम है, लेकिन जितना है उतना अच्छा है। रूरल एरियाज की रोड्स एक्सेस नहीं है, कॉस्ट एस्केलेशन इतना ज्यादा है। ये क्रिटिकल एनालिसिस है। जानबूझकर डिलेज होते हैं, ये बात सही है।
सो देखिए क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव की सड़क योजना है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनएचडीपी, भारतमाला परियोजना 2017। तो ये इसको बोला जाता है, ये प्रधानमंत्री बीजेपी योजना भी बोला जाता है इसे, प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना बीजेपी योजना। इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये भारतमाला परियोजना के तहत आ रहे हैं। इसमें जो सड़कें हैं उनको आप भारतमाला प्रोजेक्ट में जो है जोड़ते हो, भारतमाला प्रोजेक्ट में आप इनको जोड़ते हो। दिस इज व्हाट यू आर कनेक्टिंग विद। फिर ग्रीन हाईवेज की प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन इसमें अच्छा होगा, ये मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है इसको कि हाईवेज जो है वो ग्रीन हो। नेशनल हाईवे कॉरिडोर, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। तो इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये चीजें बताई गई हैं, दीज थिंग्स हैव बीन टोल्ड। ऑलराइट, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तो पुराने हो गए, मतलब ये तो सारे नए इनिशिएटिव्स हैं, ये सब पुराने हो गए। अब आते हैं सिविल एविएशन पे। सिविल एविएशन की क्या खास बात है आप जानते हैं। एविएशन को लेकर आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान में इतना फुटफॉल है, इतना फुटफॉल है एयरपोर्ट्स पे। आप चले जाइए आज की डेट में, एयरपोर्ट घुसने के अंदर आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। अब तो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ट्वीट कर करके बताते हैं कि भाई हमें एयरपोर्ट के बाहर की क्यू में लगता है 1.25 घंटा, उसके बाद चेक इन करके सिक्योरिटी चेक करने में लग जाता है 1.5 घंटा, हम 2.5 घंटे में तो अंदर पहुंचते हैं, उसके बाद जो है हमें और आधा घंटा लगता है। मतलब आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचिए, तब जाके आप जो है आप घुस पाओगे प्लेन में, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप फ्लाइट में जा पाए। तो सिविल एविएशन जो है उसकी बहुत मैसिव डिमांड है। आज भी आप ये समझ लीजिए सिविल एविएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। टिल डेट वी डोंट हैव इनफ एयरपोर्ट्स, हमारे पास इनफ एयरपोर्ट्स नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911 व्हेन एयरमेल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन दीज टू सिटीज। Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication services in the Indian airspace. तो safe and efficient air traffic ये चीज है। India has emerged as one of the fastest growing aviation markets in the world. 2030 तक हम दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट बन जाएंगे। इस वजह से FDI in civil aviation, FDI in airways जो है वो खोला गया, it was open, और FDI in airways को देखते हुए हम आगे बढ़े, और उसको देखते हुए हमने एक स्कीम बनाई जिसका नाम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। और उस स्कीम के अंतर्गत जो है 56 न्यू एयरपोर्ट्स हैड बीन प्रपोज्ड, जिसमें से कई सारे, और ये पुरानी स्कीम हो गई, 6-7 साल पुरानी स्कीम है, और उसके तहत कई सारे एयरपोर्ट्स आज की डेट में ऑपरेशनल भी हैं। जैसे गोरखपुर एयरपोर्ट है, प्रयागराज एयरपोर्ट जो कुंभ के टाइम बना था, और ऐसे कई सारे छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स हैं। नो फ्रिल्स एयरपोर्ट है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेयर मिनिमम आपने कॉस्ट रखी हुई है, कोई तामझाम नहीं है कि दुकानें हो और आप वहां बैठ के लोग नाश्ता कर रहे हैं, चाय पानी कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। आप जाइए चुपचाप फ्लाइट में बैठिए, उड़ जाइए। तो इतना जो है वो बताया गया है। तो चैलेंजेस इन द सिविल एविएशन सेक्टर ऑफ इंडिया, ये तो कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जेन्युइनली लो है। स्किल्ड वर्कर्स, हमें ग्राउंड स्टाफ और उसके साथ साथ फ्लाइंग स्टाफ और पायलट्स, इन तीनों की कमी है, इन तीनों की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। ट्रैफिक डिटर्मिनेशन, ये बहुत जरूरी है। खैर ट्रैफिक डिटर्मिनेशन काफी अच्छा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ATC ऑल आर डूइंग अ गुड जॉब। टैक्सेस ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल मैसिव, एक तो फ्यूल के टैक्सेस जो हैं वो मार देते हैं। फ्यूल के टैक्सेस आप ये समझ के चलिए बहुत हाई है, 40% जो है फ्यूल का टैक्स है, 40%। मतलब अगर 1000 रुपए लीटर का परचेज है एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, तो उस पर 400 रुपए टैक्स है। दिल्ली सरकार 400 रुपए टैक्स लेती है, 40% लेती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की सरकार, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये टैक्स कम करके 2% पे कर दिया था। बाकी सारी गवर्नमेंट्स जो हैं 25% से ऊपर का टैक्स लेती है। क्योंकि ATF पे इतना टैक्स है, इस वजह से टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं। जो टैरिफ है, जो पर टिकट कॉस्ट है, वो ज्यादा होती है। भाई और कहां से पैसा कमाएगी सरकार? ऐसा क्यों दुर्गेश यादव, कहां से पैसा कमाएगी सरकार? सरकार को टैक्सेशन रेवेन्यू है। ये 2-3 चीजें जहां से सरकार पैसा कमाती है, उसमें से सबसे बड़ा कैश काउ, इसको कैश काउ है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये जो ऑयल है, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन है। आप ये समझ के चलिए ऑयल का कंजम्पशन तो है, तो ऑयल पे सारी सरकारें जो है ऑयल के पीछे पड़ गई है टैक्स लगाने। ऑयल को कैश काउ बना रखा है हर गवर्नमेंट ने,
2014 के बाद ऑयल प्राइसेस जो हैं बहुत हद तक क्रैश कर गए थे। दे हैड क्रैश्ड लाइक एनीथिंग। और जितना वो क्रैश करते थे उतनी ही ड्यूटी भारत सरकार बढ़ा देती थी। 2016 तक 2 सालों के अंदर, 2.5 साल के अंदर जेटली साहब को अक्यूज करा गया। और वो जो रजत शर्मा का प्रोग्राम आता है इंडिया टीवी पे, उनसे पूछा कि आपने तो कैश काउ बना रखा है, आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उस पे, तेल के ऊपर 9 टाइम्स। तो तुम क्या चाहते हो? मतलब कैश काउ बना रखा है, जितना सस्ता होता है उतना तुम प्राइस बढ़ा देते हो। उस सस्ते होने का बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया आपने? नहीं पहुंचाया। आज तो खैर 100 रुपए लीटर तेल चल रहा है, उस टाइम पे 60-65 रुपए था और वो 50 रुपए मिल सकता था, लेकिन आपने उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं आने दिया। एविएशन सेफ्टी, एविएशन सेफ्टी तो देखिए अब ये करना पड़ेगा। अब कोई बेवकूफ ऊपर हवा में प्लेन का दरवाजा खोल दे, ठीक है, और कुछ हो जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उसको उठा के जेल में डालिए। एक आदमी ने क्या करा अभी परसों, ठीक है, नहीं सेफ्टी, बर्ड स्ट्राइक वगैरह तो ठीक है, बर्ड स्ट्राइक हुआ, ये सब तो सेफ्टी इश्यूज हैं और इस चीज को अवॉइड करना भी चाहिए। लेकिन जो लोगों की बेवकूफी है उसका क्या करोगे? ठीक है, आप फ्लाइट स्टाफ या ग्राउंड स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हो। आपने शायद वीडियोस देखे होंगे कि फ्लाइट स्टाफ को जो है वो फ्लाइट स्टाफ को कुछ बोल दिया, गाली दे दी, ठीक है, और उसके ऊपर किसी एक इंटरनेशनल पैसेंजर ने ही एक्चुअली पीड, उसने he actually peed on one of the flight attendants, right? This is what he did. यूरन केस था। तो ये हुआ। अभी तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने दरवाजा खोल दिया फ्लाइट का। कुणाल कामरा टाइप लोग जो है वो जाके पता नहीं क्या चाहते हैं। भाई क्या कर रहा था फ्लाइट में तू अर्नब गोस्वामी के सामने? मुझे समझ में नहीं आया। What was he doing? What was he trying to prove? I did not understand. वहां पे वो अभी परसों क्या हुआ, एक आदमी ने होक्स कॉल करी, फोन करके बोल दिया कि इस प्लेन में बॉम्ब है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया। उसका रीजन क्या था कि जेल में कम से कम खाना तो मिलेगा, तो उसने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया, जेल में खाना खाने के लिए गया है वो। तो एक से एक बेवकूफ भरे हुए हैं। अब आप सोच के देखिए, ये सेफ्टी इशू, ये इसको कोई सेफ्टी इशू बोलेगा क्या? इसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार इसमें क्या कर लेगी? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? कब तक रोकोगे तुम ऐसे गधों को? तो क्या रिफॉर्म्स हैं? एक तो देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, गोरखपुर में, प्रयागराज में, दरभंगा में, यहाँ वहाँ एयरपोर्ट्स हैं, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी रीजन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक अफोर्डेबल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जहां पे अगर 1 घंटे से कम का फ्लाइंग टाइम है तो आप 2,500 रुपए से ऊपर की टिकट नहीं बेच सकते। और इसी को कृषि उड़ान की, कृषि का जो प्रोड्यूस है वो कृषि उड़ान के तहत ट्रांसपोर्ट होगा। एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन, अभी बॉम्बे एयरपोर्ट जो है अडानी को बेचा है। और नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, ये तो खैर पॉलिसी है, रेगुलेटरी पॉलिसी है, ये काम किया गया है। ड्रोन रेगुलेशन, आजकल ड्रोन्स का न्यूसेंस हो रखा है। ड्रोन्स जो है उसका न्यूसेंस इसलिए हो रखा है क्योंकि सारे, आधे से ज्यादा लोग व्लॉगर्स हैं, वो ड्रोन पे लगे हुए हैं, उठा करते रहते हैं तमाशा, फिर गिर जाते हैं स्विमिंग पूल में, पानी में, कहीं पे, और फिर उनको निकालना पड़ता है। क्या कर रहे थे जी? वीडियो बना रहे थे, वीलॉग बना रहे थे। उसके बाद शादियों में आप देखोगे ड्रोन उड़ते रहते हैं, हर जगह ड्रोन्स ही दिखते हैं। आप ये देखोगे कि ड्रोन्स जो है उस पर रेगुलेशन लाया गया है कि ड्रोन आप ऐसे ही नहीं उड़ा सकते। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डिजाइन द रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2018। भारत की एयर स्पेस को रेड, येलो, ग्रीन जोन में क्लासिफाई किया। Drone user will have to do one-time registration with Digital Sky platform app, and then for every flight, drone user must ask permission from the mobile app. Based on the zone and GPS location, its system will automatically permit or deny. आपको पता, आप जिस लोकेशन में, उस हिसाब से वो या तो परमिट कर देगा, डिनाई कर देगा। सिंपल है। तो जैसे बॉम्बे में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि वहां पे इतनी ऊंची बिल्डिंग्स है, ड्रोन उड़ाया किसी के घर में घुस गया तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो वो चीज नहीं पॉसिबल है। तो शहरों में आप नहीं देखेंगे कि ड्रोन उड़ रहे हैं, खाली एरिया में ड्रोन्स अलाउड हैं, तो वो ऑटोमेटिक इसके थ्रू बता देगा। कोई है आप में से कोई है व्लॉगर यहाँ पे, या कोई फोटोग्राफर हो, व्लॉगर हो जो ड्रोन वोन उड़ाना जानता हो? प्रिवेसी और सेफ्टी दोनों कंसर्न्स हैं। कार्तिक हल्द्वा, तुम ड्रोन उड़ाते हो? क्या बात है। हाँ, तो काम के लिए यूज होना। जैसे चाइना ने लॉकडाउन में ड्रोन्स यूज करे फॉर डिलीवरी, उनकी सारी डिलीवरीज ड्रोन से हुई हैं। मतलब आपको बेसिक चीजें रोज सुबह की आदत, दूध, ब्रेड, ये सब चीजें भी ड्रोन से डिलीवर हो रही हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन वो 0। बहुत बढ़िया सिस्टम था चाइना का। आप वीडियोस देखिएगा लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब का, क्योंकि चाइना में पहला शुरू हो गया था। पोर्ट्स, सी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। वेरी गुड किट्टू सौरभ ड्रोन उड़ाता है। So ports, oldest Indian port are Kolkata, Mumbai, Chennai, which came into existence in the 17th century, क्योंकि तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
ठीक है, तो उस टाइम पे भी ट्रेड होता था, पोर्ट चाहिए था। इंडिया इज द 16th लार्जेस्ट मैरिटाइम कंट्री इन द वर्ल्ड विद द कोस्ट लाइन ऑफ दिस मच, तो पोर्ट्स का बहुत मैसिव स्कोप है। अराउंड 90% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड इज बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू आर हैंडल्ड बाय पोर्ट्स। पोर्ट्स के थ्रू ही ट्रेड हो सकता है, आप ये याद रखिएगा। मैसिव वॉल्यूमिनस ट्रेड पोर्ट्स के थ्रू हो सकता है, क्योंकि शिप्स का साइज बड़ा होता है, ना तो ट्रेनों का होता है ना ट्रकों का होता है, और फ्लाइट का तो बिल्कुल नहीं होता। फ्लाइट में तो आपका आधा माल भी नहीं जाएगा, ठीक है। 13 मेजर पोर्ट्स एंड 205 नॉन मेजर पोर्ट्स ऑपरेट ऑन इंडियाज कोस्ट। इसको वेट करिएगा कि कितने मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं इस वक्त भारत में, ये बताइए, देखिएगा कहां कहां पे पोर्ट्स हैं। ये आप अपने ज्योग्राफी की एटलस उठाइए और उसमें आपको ब्लैक स्वॉन एटलस या जो भी आपके पास एटलस है उसमें छोटे छोटे मैप्स दिए होंगे पोर्ट्स के, वो सारे पोर्ट्स देखने शुरू करिए। याद होने चाहिए आपको, ये ज्योग्राफी मैपिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स के लिए देखिए, पोर्ट की कनेक्टिविटी जो है वो पुअर है और पोर्ट में भी बजट जो है वो कम है। ड्रॉट लेवल्स हैं, तो पानी जो है, पानी का सप्लाई नीचे चला जाता है या पानी पीछे चला जाता है। अगर पानी पीछे चला गया या कोस्ट लाइन रिसीड कर गई तो आपका पोर्ट तो यूजलेस हो गया ना। शिप यहां तक तो आता था पहले, अब वो वहीं तक आएगा, और 20 किलोमीटर पीछे, तो आप पोर्ट को एक्सपैंड करो। तो ड्रॉट लेवल्स। मॉडल मिक्स मॉडल मिक्स का मतलब ये होता है, अभी बताता हूं। मॉडल मिक्स बेसिकली मींस पोर्ट एंड रोडवेज का जो मिक्स है, कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स इज पुअर। पोर्ट अच्छा बना है, JNPT पोर्ट है, बॉम्बे पोर्ट जैसे बोलते हैं, नावा शेवा पोर्ट है, टूटीकोरिन है, कोची है, विशाखापट्टनम है, कलकत्ता का जो है गोल्डन हार्बर या डायमंड हार्बर क्या नाम है वो पोर्ट है। 13 मेजर पोर्ट्स ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पोर्ट्स बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोर्ट्स तक सड़क तो बनाओ भाई। पोर्ट पे सामान आ गया, वो पहुंचेगा कैसे? और अगर तुम्हें एक्सपोर्ट करना है तो वहां का सामान जो फैक्ट्री में मध्य प्रदेश में बनाए या राजस्थान में बनाए या यहां बनाए, उसको पोर्ट तक पहुंचाओ। आपकी पोर्ट तक की कनेक्टिविटी पुअर है, तो कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स इज पुअर। तो ये चीज है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम पर से। तो रिफॉर्म्स क्या लिए? सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू पोर्ट्स को आप रिफॉर्म कर रहे हो, नए पोर्ट्स बना रहे हो, और पोर्ट्स को लेकर जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो भारतमाला प्रोजेक्ट्स के थ्रू सड़क, सागरमाला के थ्रू पोर्ट्स, इन दोनों को की कनेक्टिविटी बेटर हो रही है। और जो पोर्ट्स हैं, आप ये समझ के चले कि उसकी कैपेसिटी इतनी करनी है ताकि उसकी वजह से हम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स अच्छा खासा पैसा कमा सकें। भाई इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, फिर भी हम अपने ट्रेड का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? और दूसरी बात, पोर्ट्स है तो दूसरी कंट्रीज को भी पोर्ट की जरूरत पड़ती है। भाई इतना बड़ा नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट जाती है, मिडिल ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया जाती है, अफ्रीका से यहां तक ट्रेड होता है। बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है? इंडिया ही तो पड़ती है। तो इंडिया में आके तुम अपना शिप रोको ना। तो आपको ये चीज मार्केट करनी पड़ेगी कि इंडिया में आके अपना शिप रोको। इंडिया में आके जब शिप रोकोगे तो उसका पैसा इंडिया कमाएगा, और फिर इंडिया से भी ट्रेड बढ़ेगा। जब तुम इंडिया आओगे तो उसमें से कुछ लोग बाहर तो आएंगे या अंदर ही बैठे रहेंगे शिप के? अब बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कुछ चीजें आप उतारोगे, कुछ चीजें हिंदुस्तान से चढ़ेंगी। सो ऑल दिस वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टूरिज्म एंड ट्रेड। सो ये है मैरीटाइम इंडिया विजन। पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट के थ्रू पोर्ट आप बढ़ा रहे हो, ये चीज है। और आखिरी ट्रांसपोर्टेशन है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये रिवर ट्रांसपोर्ट है, ये भी बहुत मैसिव है। इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हिंदुस्तान में है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी भी बहुत मैसिव है। ये भी हमने आज तक पूरी रियलाइज नहीं करी। अब जाके जो है ये गंगा क्रूज आप देख रहे हो, ये चला है, लेकिन ऐसे हम सारी रिवर्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और रिवर्स जो है अब सूख चुकी हैं। 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज comprising river, canal, backwaters, creeks. However, it contributes only about 1% to the country's total transportation. Inland Waterway Authority was set up in 1986 for the development, maintenance and regulation of national waterways in the country. National waterways को regulate करना है, develop करना है, maintain करना है, तो Inland Waterways Authority ने 1986 में ये चीज बनाई गई थी। तो उसके तहत आप ये देख सकते हैं, ये नेशनल वाटरवेज बने हुए हैं। तो नेशनल वाटरवेज इस डिस्टेंस के बने हैं। अब ये सारे याद नहीं कर रहे, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये भी देखिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पहला नेशनल वाटरवे बना था हल्दिया तक, हल्दिया टू इलाहाबाद, ये कहां से कहां तक बना था, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेटेस्ट इनलैंड नेशनल वाटरवे कौन सा बना है, इस टाइप के सवाल आते हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन पीटी।
ये प्रीलिम्स में आ सकता है। वैसे ये मैपिंग का क्वेश्चन है, तभी यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो आप जो है आप इसको ध्यान रखें और इसको मैप में देखें कि क्या है, ब्रह्मपुत्रा पे कौन सा नेशनल वाटरवे है, ये है। तो ये चीजें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये आपकी ज्योग्राफी फैकल्टी आपको बताएंगे कि क्या है। इनलैंड वाटरवे है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट हमने उतना नहीं करा, वी हैवंट इन्वेस्टेड मच। सो इनलैंड वाटरवे के रेगुलेटरी इश्यूज तो खैर अलग चीज है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं। इनलैंड कैपिटल फॉर इनलैंड वेसल्स, वेसल का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर वेसल का साइज बहुत बड़ा होता है तो क्या आप वेसल का मतलब होता है शिप, तो शिप जो है क्या आप उसको ठीक से वो कर पाते हो? आर यू एबल टू हैव द कैपेसिटी ऑफ दैट शिप? शिप आपने खड़ा कर दिया लेकिन शिप इतना भारी है वो चल ही नहीं पा रहा है रिवर में, ऐसा भी होता है, जानते हैं आप? शिप चल ही नहीं पा रहा रिवर में, वो तब चलेगा अगर आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, when you will increase the capacity। तो इसके लिए रिफॉर्म्स क्या करें? सागरमाला प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम, ये बहुत कॉस्टली प्रोग्राम है और बहुत मुश्किल प्रोग्राम है। ये बोला तो है लेकिन इस पे कोई क्लियर कट पाथ ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स को इंटरलिंक कर दो। बोला ये जा रहा है गंगा को जो है कावेरी से नीचे लिंक कर देंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। गंगा को सदन नर्मदा से लिंक कर देंगे, तापी से कर देंगे, तो ये है, तो ये चीज है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल इट इज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एंगल भी आता है, इसमें बांग्लादेश का बहुत ज्यादा वो है, रेजिस्टेंस है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पानी कम हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर, ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू में रहती है, एक्सेसिवली इन इशू। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था, बहुत टाइम लगा दिया मैंने, 1.5 घंटा लगा दिया आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर समझाने में। इट इज इंस्टॉलेशन ऑफ नेविगेशनल एड्स, की नेविगेशन प्रॉपर हो। नेविगेशन का मतलब जीपीएस जो है उसकी एड आपको मिलती रहे, वो प्रॉपर हर जगह होनी चाहिए, हर जगह पूरा सपोर्ट होना चाहिए। जैसे हर 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे सपोर्ट होना चाहिए कि आपका शिप यहां से जा रहा है, अब आपको पता हो कहाँ नेविगेट करना है, कौन सा रास्ता कहाँ निकलेगा, कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे सब वो है, कहाँ पे क्योंकि रिवर्स जो है उसमें सामने बोट भी आ जाती है, ये भी हो जाता है, तो आपको कांस्टेंट अपडेट चाहिए, तो वो सब चीजें जो है वो ठीक होनी चाहिए। देखिए मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये टॉपिक भतेरा बोरिंग है, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी पूरी जान लग जाती है ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने में, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें तो मुझे समझाना है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं एज सच। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट भी आए और आप टिके भी रहो यहाँ पे, तो आप प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा एंड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स ऑन रीचिंग आउट टू यू ऑन दिस, ऑलराइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो सेकंड इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग है, वैसे इंटरेस्टिंग है नहीं, मैं बता रहा हूं आपको जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ, वो दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। आप ये पढ़ने बैठिए, आप बोर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसे बोलते हैं पावर सेक्टर, ठीक है, बिजली सेक्टर, पावर सेक्टर। सो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 2-3 चीजें बताता हूं, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता, कोई इंडस्ट्री, कोई रेवोल्यूशन, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। तो भारत के पास ऑलरेडी कई सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस किया गया, सोलर, विंड, हाइडल, टाइडल, विंड, ठीक है, ये सब हुआ। तो थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का वर्ल्ड वाइड, with installed power of इतना गीगावाट as of January 2022। This is something that was there, ये चीज थी। तो आसानी, मतलब बहुत मुश्किल से इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। जैसे ये 395 लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि एक साल में 500 पहुंच गया होगा, ये 5, 7, 10 गीगावाट से बढ़ा होगा, बस इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल आप कितना बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट या मैन पावर ना लगाएं, वो उतना नहीं बढ़ सकता, उस कैपेसिटी में बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, राइट। तो 3 चीजें आती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने बिजली को प्रोड्यूस करा, उसको ट्रांसमिट करा बिजली घर तक, और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस है स्टैंडर्ड बिजली विभाग के बारे में या बिजली के बारे में हिंदुस्तान में, आप याद रख लीजिए इस चीज को।
आज से नहीं हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिजली जाती होगी। मैंने शायद कल भी बताया था बिजली के बारे में कुछ। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे जाती होगी, ठीक है। जो छोटे शहरों से हैं वहां पे बिजली ज्यादा जाती है, और सब केजरीवाल की तरह फ्री बिजली देते नहीं, तो बिजली हर जगह जाती है। नोएडा में मेरे घर में भी बिजली जाती है, वहां पर भी मैं जो आपके लिए क्लास यूट्यूब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूं, सो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल इन्वर्टर लगवा रखा है। तो बिजली जाती है वहां पे। दिल्ली में नहीं जाती बिजली, हाँ एनसीआर में जाती है, यहाँ भी जाती है, नोएडा, ये गुड़गांव में भी जाती है, नोएडा में भी जाती है। आप में से कितने लोग नोएडा वगैरह से हैं वो जानते होंगे। पावर कट्स हैं और पावर कट्स बढ़ ही गए हैं, देव इंक्रीज्ड। हमेशा याद रखिएगा, बिजली जनरेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में पावर जनरेशन जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदुस्तान में हमेशा जो प्रॉब्लम थी वो थी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, टीएनडी, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत थी। ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। जितनी बिजली ट्रांसमिट होती है, आपको क्या लगता है उतनी बिजली पहुंचती है? बिजली की चोरी जितनी हिंदुस्तान में होती है, आप ये समझ लो साउथ एशिया में सारी कंट्रीज मिला लो उतनी नहीं होती, और कहीं नहीं रोका जाता। आपको क्या बिजली विभाग, कोई है बिजली विभाग से? यहां मैं बोल दूं फिर कोई बिजली विभाग वाला बुरा मान जाए कि हमारे विभाग के बारे में ऐसा बोल दिया। कोई है? रवि गुप्ता तुम बिजली विभाग से हो, दुर्गेश यादव तुम भी बिजली विभाग से हो, क्या लगता है तुम्हें भाई? वही बिजली अगर रिलायंस डिस्ट्रीब्यूट करे उसको तो नुकसान नहीं होता। ये बिजली विभाग सारे के सारे जितने डिस्कॉम्स बोलते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन सबको नुकसान कैसे हो जाता है भाई? आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हिंदुस्तान की सारी, ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नुकसान में चल रही है। ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नुकसान में, और आज से नहीं, हजारों करोड़ों का नुकसान है उनके ऊपर। लॉसेस कैसे हो जाते हैं? आप जो बिजली दे रहे हो उसका बिल आता है ना, कोई तो देता होगा, तो नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि बिजली की चोरी होती है, और जब बिजली की चोरी होती है तो बिजली विभाग वाले उसे रोकते नहीं है। और बिजली विभाग वाले रोकना चाहें तो वहां का एमएलए एमपी आके खड़ा हो जाएगा कि भाई ये मेरा वोट बैंक है, चोरी करने देने। क्यों भाई मनीष, तुम्हारे गांव में बिजली आती है? 24 घंटे आती है? रवि गुप्ता क्या पैरामीटर है बताओ मुझे। अरे नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं चोरी होती है, लेकिन चोरी क्यों होती है? अरे भैया तुमने बिजली बनाई, तुमने कहीं तो ट्रांसमिट करी होगी, तो किसी तो मीटर में आया होगा। मीटर में कैसे नहीं आता? तुमने 100 यूनिट बिजली बनाई, लेकिन तुम्हें पेमेंट आई 50 यूनिट की, बाकी 50 यूनिट कहां गए? मतलब उसका सिस्टम लगाओ ना, अगर सिस्टम नहीं है तो। और इसमें मैं फिर बोलता हूं, इसमें गलती बिजली विभाग वालों की नहीं है। बिजली विभाग वालों की कोई गलती नहीं है इसमें। आप अगर चाहो, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, कोई मुख्यमंत्री चाहे, तो उस स्टेट में बिजली विभाग कभी नुकसान में जाए ना। आपको पता है मायावती जी ने नए घर बनवाए थे दो, उन्होंने सालों साल, शायद 6-7 साल बिजली का बिल पे नहीं करा। वो बिजली का बिल पता है कितना था? पेंडिंग बिल 4 करोड़ का बिल था। योगी जी पावर में आए, उन्होंने कहा कि ये नोटिस भेजिए, अगर इस दिन तक पेमेंट नहीं आई तो बिजली काट दीजिए। पेमेंट नहीं आई, बिजली काट दी। मायावती के घर में बिजली नहीं आ रही थी। ये 2017 की बात है शायद। ये एक न्यूज आर्टिकल आया था, आप कभी सर्च करके देखिएगा, तब का मैंने पढ़ा हुआ है, अभी मुझे याद आ गया एकदम से। बिजली काट दी उठा के। एक चीफ मिनिस्टर ने एक्स चीफ मिनिस्टर की बिजली काट दी कि भाई तुम बिल तो भरो, और बात तो सही है, बिल क्यों नहीं भरा आपने? ये मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं, आप सर्च करके देखिए कि कितना सच है कितना झूठ है। यूपी में तो बहुत इंप्रूवमेंट है, ये बात मैं मानता हूं। रवि गुप्ता तुम कौन से स्टेट से हो? यूपी में कहां से हो? अच्छा, अखिलेश यादव के बंगलों का होगा। बलिया से हो, ईस्टर्न यूपी। हम बनारस से हैं। जौनपुर से हो, आगरे से हो, गोरखपुर से हो, लखीमपुर से हो, गाजीपुर से हो? ना जी ना, हम पंजाबी नहीं हैं। हम आधे दिल्ली आधी बनारसी हैं, आधे राजस्थानी आधे बनारसी हैं, मारवाड़ी हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, ये देखिए, थर्मल एनर्जी 59.1% है, हाइड्रो एनर्जी 11.7 है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 27.5 है, न्यूक्लियर इतना है। 100 में से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थर्मल एनर्जी कैसे बनती है? थर्मल पावर प्लांट कैसे चलते हैं? कोयले से चलते हैं, कोल से चलते हैं। यस, थर्मल पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाई लॉसेस टू डिस्कॉम कंपनीज। देखो, हाई लॉसेस टू डिस्कॉम कंपनीज, और ये क्या है? हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। और इससे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इसको रोकने की कोशिश नहीं करी जाती। इसको रोको तो, तुम्हें दिख रहा है कि लॉसेस में, ट्रांसमिशन में लॉस है, तो भाई कैसे रोकते हैं उसे? कैसे रोकते हैं? ये मैं थोड़ी बताऊंगा कैसे रोकते हैं।
कोल की शॉर्टेज है, ये माना जा सकता है, थर्मल फ्यूल ये तो बिल्कुल शॉर्टेज है, हमेशा रहेगी। पावर सब्सिडीज ये दी जाती हैं। इनएडिक्वेट पावर जनरेशन ये प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो कि पावर जनरेशन उतना नहीं होता। तो ये चीज है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? सरकारी इनिशिएटिव्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया 2003 में टू प्रोवाइड पावर फॉर ऑल। कुसुम स्कीम ये अच्छी स्कीम है, ये सोलर की स्कीम है। उत्थान महाअभियान, सो एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया, फार्मर्स के लिए एनर्जी सिक्योरिटी हो, कुसुम स्कीम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य। उदय स्कीम, उदय स्कीम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस के तहत है ये। और ये देखिए, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को 1000 दिन में इलेक्ट्रीफाई करना है। और उदय योजना जो है, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो क्या डिस्कॉम्स प्रॉफिट्स में आए? क्या कुछ हुआ डिस्कॉम्स के दर पे? क्या डिस्कॉम्स हमारे प्रॉफिट में आए? नहीं आए। और जिस स्थिति पे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी प्रॉफिट में आ सकते हैं। सो गाइस, जैसा आप जानते हैं, हम लोग एनर्जी सेक्टर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। मतलब एनर्जी सेक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था। इसमें हमने एनर्जी के बेसिक चीज़ें देखे। अब जो है हम रीन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें देखते हैं। इसमें मेजरली टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है, उसकी क्या कैपेसिटी है और उसकी स्कीम्स मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये आपको याद करना है। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज कि क्या कि कौन कि रीन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको सुन लीजिए ध्यान से। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है टाइप्स। टाइप सिंपल है, यहाँ पे दिए हैं एक एक टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये रीन्यूएबल एनर्जी के टाइप में उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे सोलर की कैपेसिटी अभी तक हिंदुस्तान में कितनी है, कितने मेगावाट या कितने गीगावाट है। विंड की कितनी है, हाइडल की कितनी है, टाइडल की कितनी है, गीगावाट वाइज। और इसमें से आपको ये याद रखना है परसेंटेज वाइज कि सबकी सबसे में किस रिन्यूएबल एनर्जी तो है, उसमें से सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी किसकी है इन सब में से। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ये हमें याद रखना है। कैपेसिटी मतलब कितनी जनरेट होती है, कितनी जनरेट होती है। तो विंड है, जो विंड से चलता है, जैसे विंडमिल आपने देखा होगा, वो पंखा घूमता है, ठीक है, उससे बिजली जनरेट होती है। सन्स हीट एंड अर्थ्स रोटेशन मोस्टली थ्रू कोरियोलिस इफेक्ट कॉज विंड मोशन, इससे बिजली जनरेट होती है। ये बहुत ज्यादा होता है, साउथ इंडिया में तो बहुत ही होता है। सोलर, इट यूजेस द हीट फ्रॉम द सन टू जनरेट पावर, हीट एंड लाइट फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स। हाइड्रो पावर आप जानते हैं, मूविंग वाटर, डैम से जो बिजली बनती है। बायोमास गोबर गैस है। Plants and it can be used to generate electricity, chemicals or fuels. Ocean to create electricity takes use of rising and falling tides. Tidal energy भी कहा जाता है ऐसे। ये है एडवांटेजेस, ये है कि इसका जो एनवायरनमेंट पे साइड इफेक्ट है वो नहीं होता। नो साइड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो हेल्दियर एटमॉस्फेयर, ठीक है, एमिशंस ऑफ जीरो कार्बन, नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ फ्यूल। आपने अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा लिए तो सारी जिंदगी आपके घर में बिजली आती रहेगी। ये बात याद रखिएगा, सारी जिंदगी आपके घर में बिजली आती रहेगी और उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि लाइट चली गई, कुछ हो गया। तो सोलर पैनल्स लगाने का खर्चा एक बार में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको बैटरी लगानी पड़ती है, जिसमें सोलर पैनल्स जो हैं वो हाँ वही बता रहा हूँ, बारिश में नहीं आएगी या कभी बादल आ गए तो उस टाइम पे बैटरीज में स्टोर होती है बिजली। आपको बैटरीज अच्छी खासी लगानी पड़ेंगी ताकि वो स्टोर होती रहे। आपके पास जो है, जो काम इन्वर्टर करता है, तो आप समझ लीजिए वो सारा काम बैटरीज करेंगी। तो दैट इज समथिंग दैट विल बी डन। तो बैटरीज के थ्रू जो है आपको सप्लाई हमेशा मिलता रहेगा। तो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। अलग अलग है, मतलब प्राइस का क्या बताऊं, अगर बंगले में लगाओगे तो उसका अलग होगा। नंबर ऑफ सोलर पैनल्स डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड है, ठीक है। कितना केवीए वाइज होता है ना, 10 केवीए, 8 केवीए, 5 केवीए, ऐसा केवीए वाइज लोड होता है। उस लोड को देखते हुए सोलर पैनल्स जो है आप वो लगाते हो। 50,000 में कुछ नहीं होता भरत त्यागी, 50,000 में कुछ ना होता। 10 केवीए का होगा, कम से कम 3 लाख रुपए आपके सोलर पैनल्स में लग जाएंगे, बैटरीज में लगेंगे, ज्यादा ही लगेंगे इससे। तो आपको उसको बार बार आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा वो, बट उससे आपकी बिजली की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेस एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स, ये लेस एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द टाइम है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये लेस एक्सपेंसिव है, इसकी वन टाइम कॉस्ट बहुत हाई है।
वन टाइम कॉस्ट जो है इसकी बहुत हाई है, जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा है। और नई जॉब्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोलर एनर्जी जनरेट करोगे, फैक्ट्री बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो जॉब्स वुड बी हाई। सो चैलेंजेस क्या है ये देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं बार बार, हायर कैपिटल कॉस्ट ये सबसे ज्यादा है। ये कॉस्ट रहेगी, इसको आप रोक ही नहीं सकते, ये रहेगी कॉस्ट, दिस यू कैनॉट स्टॉप। ठीक है, इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विल बी अनरिलायबल, जो बिजली का प्रोडक्शन है वो अनरिलायबल है। देखिए अनरिलायबल इतना आप अगर आप सिर्फ सोलर की बात करोगे शायद उतना अनरिलायबल ना हो, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सॉलिड है, तब जाके अनरिलायबल होगा। अगर आप ये जो मूविंग वाटर से बिजली जनरेट कर रहे हो, वो कोई इंडस्ट्री कर सकती है, डैम से तो इंडस्ट्री कर सकती है, तो वो कितना ज्यादा रिलायबल होगा। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कि आप स्टोर किस में करोगे, उसकी भी कॉस्ट आती है। बैटरीज, रिन्यूएबल्स हैव कार्बन फुटप्रिंट, इनका भी कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा बहुत होता है। बैटरी लगाओगे वो भी किसी तरीके से बनती है, पैनल्स भी किसी तरीके से बनते हैं, तो ये ऐसी चीजें होती हैं। तो सरकार के इनिशिएटिव्स है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स आए हैं, ये उतने पॉपुलर नहीं है, और कुसुम स्कीम है, किसान जो है इसके थ्रू यूज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टू मोर देन 35 लाख फार्मर्स, ये सब चीजें हैं। अब देखिए ये कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे मतलब टेबल में दिए हुए हैं, ऑल दिस यू कैन रीड, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड। ये सारी स्कीम्स आपको, इसको नाम ध्यान रखना है और उसको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, ये आप खुद पढ़ेंगे। REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, ये मिलते हैं उन लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड फॉर परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स इन ल्यू ऑफ परचेजिंग रिन्यूएबल पावर बाय ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, कि रिन्यूएबल पावर जो है वो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज बाय यूज करते हैं। REC ensure that all actions related to renewable electricity generation and consumption such as accounting, tracking, assigning ownership are completed efficiently। मतलब ये उसको दिया जाएगा जिसने रिन्यूएबल एनर्जी को ठीक से प्रोड्यूस किया है। तो यही है कि आपने कितना पैसा खर्च करा, कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजें REC सर्टिफिकेट में आएंगी और उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जो है अब ये उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करें, आपने कितना कार्बन फुटप्रिंट कम करा, आपने कितनी बिजली यूज करी, आपने उसकी अकाउंटिंग कैसे करी, तो ये सब चीजें हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग बेसिकली। देखिए अगर मैं आपको इसका एक लाइन में पर्पस समझाऊं, नॉर्मल बिजली यूज करने की बजाय अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो आपने नॉर्मल बिजली से कितना नुकसान होने से बचाया, मतलब उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता, थर्मल एनर्जी होते, वो कितनों से आपने बचाया, ये चीज यहां पे आती है। तो ये आपको बताता है कि आप जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी को ठीक से यूज कर रहे हैं, यू आर एबल टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉपर्ली, ये चीज यहां पे बताई जाती है। दिस इज समथिंग बीइंग टोल्ड ओवर हियर। तो ये चीज यहां पे आती है। उसके बाद एनर्जी में कुकिंग फ्यूल, स्मोकलेस और फ्यूल एफिशिएंट चूल्हा फॉर कुकिंग वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 80s। ठीक है, 84 नेशनल प्रोग्राम इंप्रूव चूल्हा वाज एस्टैब्लिश्ड। 84 की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये चीज जो है पूरी तरीके से नहीं इंप्लीमेंट हो पाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्या आपने गिव अप LPG सब्सिडी और फ्री इसके मतलब स्मोकलेस चूल्हा के बारे में सुना है कि आप LPG सिलेंडर प्रोवाइड करें ताकि चूल्हे में आपको ना कुक करना पड़े? तो उज्ज्वला योजना इज अ स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, वुमेन फ्रॉम BPL हाउसहोल्ड्स, इनको LPG सिलेंडर मिलना चाहिए। सो इसका देखिए एनर्जी से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका ये है, इसका हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है, इसका हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है क्योंकि चूल्हे से आपके लंग्स वगैरह इंपैक्ट होते हैं। 2025 तक नीति आयोग हैज ड्रॉन आउट अ रोड मैप फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू LPG, मतलब चूल्हे का यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसी बोली गई है चीज। तो ये है कुकिंग के बारे में बात थी। अब आते हैं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेगमेंट पे, जो कि है हाउसिंग। हाउसिंग सेगमेंट, हाउसिंग सेगमेंट की क्या खास बात है? आपने हाउसिंग के बारे में तो सुना होगा, नेशनल हाउसिंग मिशन, जो पहले नाम थे वो थे इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना। इंदिरा आवास एंड राजीव आवास योजना, उसको मर्ज करके नेशनल हाउसिंग मिशन के नाम से कर दिया गया है। आवास योजना कर, प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास जो है वो प्रोवाइड करना है एट अफोर्डेबल कॉस्ट।
ठीक है, ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री कुछ नहीं है। आपको एक कॉस्ट पे, एक जैसे लोअर इनकम ग्रुप की कॉस्ट पे जो है वो फैमिलीज को दिया जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव प्रोवाइड हाउसिंग फॉर स्लम रेजिडेंट्स। स्लम के रेजिडेंट्स के लिए घर दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट। तो हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ये चीज है। भारत ने 246.7 मिलियन हाउस होल्ड्स, मतलब तकरीबन 25 करोड़ घरानों को इस सेंसस के हिसाब से आपने घर दिए, मतलब इतने लोगों के पास घर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक घर में 4 लोग भी रहते हैं तो 100 करोड़ लोगों के पास घर है, आप ये मान के चले, अगर इतने घर हैं। रूरल हाउस होल्ड्स अकाउंट फॉर 68%, whereas अर्बन फैमिलीज अकाउंट फॉर 32%। अर्बन एरियाज में कम घर हैं। अर्बनाइजेशन 2011 के हिसाब से कम थी, अब तो बहुत बढ़ गई है, तब कम थी। तो जो मैंने आपको बोला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो था रूरल हाउसेस को, इसको कहा जाता था इंदिरा आवास योजना। इसको पुराने जमाने में कहा जाता था इंदिरा आवास योजना। 2016 से रूरल हाउसिंग स्कीम को, इंदिरा आवास योजना को जो है आवास योजना में इंक्लूड कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को इंचार्ज बनाया गया। ये पीटी फैक्ट है कि कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। और प्रधानमंत्री अर्बन योजना जो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एज ऑन 30th में इतने लाख हाउसेस वर सैंक्शनड और इतने हाउसेस वर कंप्लीटेड। तो इसको कहा जाता था राजीव आवास योजना। दिस वाज कॉल्ड एज राजीव आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, 2 योजनाएं, दोनों को मर्ज करके आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। ये सब चीजें हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। यू डोंट हैव टू रिमेंबर फैक्ट्स, आपको स्कीम का नाम ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। कितने घर बने ये सब इतनी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं देखिए ये भी डिनाई नहीं करूंगा कि वो नहीं पूछा जा सकता। अगर यूपीएससी का कुछ दिमाग घूम गया और उन्होंने कोई फैक्ट फिगर पूछ लिया तो नथिंग कैन बी हेल्प्ड। इसका तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको जो ब्रॉडली चीजें पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही आप कवर कर रहे हो पढ़ाई में। मैं आपको ये बता सकता हूं, आपका जो कवरेज है वो और बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरा बस यही मानना है कि आप इसे ठीक से जो है वो कवर करें। यू शुड बी एबल टू कवर इट प्रॉपर्ली। ऑल राइट। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। रेंटल हाउसिंग जो है टेनेंसी के बेसिस पे चलता है। टेनेंट समझो ना, रेंट के पे। तो ईज ऑफ लिविंग टू अर्बन माइग्रेंट्स, जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं, पुअर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, इंडस्ट्री में नौकरी करने जाते हैं, घर नहीं बना सकते तो रेंट पे रहते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट दिया गया है एज ए नॉन फॉर्मल अर्बन इकोनॉमी टू गेट एक्सेस टू डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग क्लोज टू द वर्क प्लेस। देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी दिया जाता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गई हैं और इंडस्ट्री में वर्कर ज्यादा हो गए हैं और उतने घर नहीं हैं, तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम बनाई गई है। तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर का वर्कर है तो आप ये समझ के चलिए उसे तो प्राइवेट वाला प्रोवाइड करेगा। जैसे जमशेदपुर में टाटा का प्लांट है तो टाटा प्रोवाइड करेगा रहने की फैसिलिटी। सिमिलरली अगर रेणुकूट में हिंडाल्को का प्लांट है तो वो प्रोवाइड करेंगे। दुर्गापुर में जो है वो सरकार का प्लांट है तो सरकार प्रोवाइड करेगी। तो जहां जहां सरकार के प्लांट्स बन रहे हैं वहां पे ये टाउनशिप्स आ रही हैं, इनको बोलते हैं टाउनशिप्स। तो ये जो है आपको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग देंगी ताकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो लेबर क्लास आएगी वो वहां पे जाके घर खरीदेगी क्या? दे कैनॉट अफोर्ड। तो लेकिन फिर भी आपको रहने का तो प्रोविजन करना पड़ेगा। तो आपने अफोर्डेबल रेंटल की डिग्निफाइड तरीके से, भाई कायदे से, जो इंसान रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए उतनी चीजें आपको देते हैं। मैं खुद ऐसे प्लांट में रहा हूं इसलिए मैं बता सकता हूं। आई हैव माई सेल्फ स्टेड इन माई प्लांट। माई फादर कुड नॉट अफोर्ड अ हाउस, तो उनको वहां पे जो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत, मतलब उसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग नहीं कहा जाता था, लेकिन वहां पे जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, वो सब बिरला जी ने बनाए थे। मैं रेणुकूट की बात कर रहा हूं। आई हैव माई सेल्फ स्टेड इन रेणुकूट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, सो आई नो कि कैसे वहां पर जो है पूरा किस तरीके से घर बनाए गए थे और उसका रेंट लिया जाता था। माई फादर वॉज स्टेइंग ओवर देयर। सुबह 2 घंटे और रात में 2 घंटे वहां पे पानी आता था। और सो माई फादर यूज टू वर्क फॉर द एंटायर डे। हम दिल्ली में पढ़ते थे लेकिन हम जाते रहते थे। यूज टू कीप गोइंग ओवर देयर। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज रेंटल हाउसिंग बाय प्रोग्रेसिवली ब्रिंगिंग इट इनटू द लीगल मार्केट्स। कि प्रोग्रेसिवली आप उसे कानूनन मार्केट में लेकर आए, आप इंस्टीट्यूशनलाइज करें उसे। मतलब आप देखिए, टेनेंसी मैं आपको समझाता हूं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि आप कभी रेंट पे कोई चीज मांगने जाओ, आपने कभी नोटिस करा है कि जो मुंह में आता है वो रेंट बोलते हैं। भाई आज रेंट इतना है,
कल इतना हो गया, अगले महीने इतना हो गया। तो ये मतलब ये रैंडम चल रही है चीज, बिना ये हवा में चल रही है चीज। सो दिस थिंग हैज टू बी डन प्रॉपर्ली। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, की रेंटल हाउसिंग ढंग से आप प्रोवाइड करें। सो एफर्ट्स हैव टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज, जिससे कि ना सरकार का नुकसान हो ना लोगों का नुकसान हो। कि टेनेंट्स को आप जो है आप टाइम से पहले ना निकालें, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप घर खाली करने को बोले कि भाई मुझे घर चाहिए, खाली कर दो, 1 महीने का नोटिस देते हैं। या टेनेंट बोले कि हम 11 महीने की लीज थी लेकिन हम पहले खाली करना चाहते हैं, आप नया टेनेंट ढूंढ लो, हम 1 महीने जो है रुक जाएंगे, ठीक है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से 1.1 करोड़ रेजिडेंसेस इन द कंट्री वर वेकेंट एंड पुटिंग दीज प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर रेंट विल हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। अब ये खाली पड़े तो ये रेंट पे दो, दिस इज व्हाट वाज डन, ये चीज हुआ। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं हो रही है, जितने प्रोजेक्ट्स हमने पढ़े उन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के पीछे एक चीज जो चाहिए वो चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बात तो आप याद रख लीजिए, दुनिया भर में देखा जाए तो सबसे, जब तक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी, आई रिपीट, जब तक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। ये गांठ बांध लो, पल्ले बांध लो। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसका रीजन मैं समझाता हूं क्यों। उसका रीजन ये है कि सरकार को तो 100 तरह के खर्चे संभालने हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली इन्वेस्ट एज मच। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर तब हो पाएगी अगर आप उसे ढंग से इन्वेस्ट करोगे, ऑलराइट। और वो जो ढंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो तब होगा अगर आप उतना पैसा अगर आप खुद नहीं दे सकते तो आप ऐसे आदमी से इन्वेस्ट करवाओगे जो चीज कर सकती है, राइट। तो वो है पीपीपी। गवर्नमेंट और कोई स्टैट्यूटरी एंटिटी, मतलब सरकारी एंटिटी ऑन वन साइड, प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑन द अदर साइड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। तो पीपीपी का स्टेटस भारत में अब जाके पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा फैला है, इसके पहले नहीं था। 1990 to 2006, 249 infra projects in India have attracted private sector participation and reached financial closure. तो ये पीपीआई का डेटाबेस बोलता है, वर्ल्ड बैंक का। ओवर द लास्ट डेकेड इंडिया हैज डेवलप्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपीपी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, 2000 पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ये पिछले 10 साल में हुआ है। दिस हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years। तो पीपीपी पे फोकस जो है वो पिछले 10 साल में आया है। पीपीपी अलग अलग मॉडल्स पे लगाया जाता है, जैसे कि वीजीएफ, ये तो अलग अलग मॉडल्स है। एक बेसिक डेफिनेशन पीपीपी की बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 2 अलग अलग एंटिटीज अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ आती हैं। तो जब मैं एक्सपर्टीज बोलता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपर्टीज, तो एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टीज का क्या मतलब होता है? देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट, एक तो हो गया फंड्स, ठीक है, यहां पे हो गया फंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा तो है ही, पैसा तो है ही, उसके ऊपर क्या है? प्राइवेट वाले जो हैं किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में, R&D में, किसी भी चीज में, प्रोडक्शन में, R&D में, एक्सपीरियंस में, बिल्डिंग में, किसी भी चीज में हो सकते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट को बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं है, प्राइवेट वाले जापानीज कंपनी के साथ टाई अप करा है, तो वो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, क्योंकि जापान में बुलेट ट्रेन 50 साल से चल रही है। तो आपको एक्सपर्टीज भी तो मिली। आपको पैसों के साथ साथ, पैसा खर्च करना तो आसान काम है, उसके ऊपर बनाओगे कैसे? समझ रहे हैं आप लोग? तो एक्सपर्टीज चाहिए, यू नीड एक्सपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, ये चीज है। परमिशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इजी रेगुलेशंस, इजी रेगुलेशन चाहिए, ये चीजें चाहिए। ये भी तो है भाई, ऐसे सिर्फ प्राइवेट वाला आ जाए उसको परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन हमारे देश में मिलना आसान है, मतलब किसी में दम है जाके परमिशन लेके दिखा दे। आप जाइए कुछ मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी की परमिशन लेने, 20 डिपार्टमेंट्स में भागना पड़ेगा, यहां से वहां आपकी फाइल 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 मूव करती रहेगी, तारीख पे तारीख निकलती रहेगी, और आपका प्रोजेक्ट वैसे ही साल भर डिले हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें चाहिए। तो ये चीजों के बेसिस पे अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि प्राइवेट वाले एक्सपर्टीज और फंड्स लेकर आएंगे, गवर्नमेंट वाले भी अपने फंड्स डालेंगे। या ये हो सकता है कि गवर्नमेंट वाले फंड्स बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं हम रेगुलेशंस देंगे, 100% फंड्स आपके, एक्सपर्टीज आपका, हम ये देंगे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन कैन बी देयर। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि गवर्नमेंट का 0 इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का 100% इन्वेस्टमेंट हो, तो प्रॉफिट भी पूरा प्राइवेट सेक्टर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का प्रोजेक्ट हो गया भाई, आपको जो चीज चाहिए थी वो बन गई,
वो बहुत बड़ी बात है। तो यही सब मॉडल्स है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इसके थ्रू पैसा जा रहा है। एफडीआई अलाउ कर दिया। एफडीआई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर ही हुआ ना, एफडीआई भी तो प्राइवेट वाली लगाते हैं। 100% एफडीआई इन इक्विटी, वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों लगाते हैं। तो ये तरीके की स्कीम्स है। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये आप पढ़ सकते हैं कि बिल्ड ओन ऑपरेट, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, बिल्ड ओन ऑपरेट। बिल्ड ओन ऑपरेट का मतलब है प्राइवेट वालों को आपने बोला पीपीपी करा, तो प्राइवेट वाला ही बिल्ड करेगा, वो ही इसे ओन करेगा, वो ही ऑपरेट करेगा। मतलब ओन का मतलब ये नहीं कि ओनरशिप उसकी होगी, ओनरशिप दोनों की होगी, सरकार और प्राइवेट वाले की। वो ही ऑपरेट करेगा, वो ही इसका प्रॉफिट्स भी खाएगा कुछ सालों तक। लेट्स से फर्स्ट 5 years, पहले 5 सालों तक प्राइवेट वाला ही इसका प्रॉफिट लेगा उसको, क्योंकि उसने पूरा पैसा लगाया है, तो प्राइवेट साल वाला ही पूरा प्रॉफिट लेगा। तो प्राइवेट सेक्टर डिजाइन्स, बिल्ड, ओन, डेवलप, ऑपरेट, मैनेज एन एसेट विद नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर ओनरशिप टू गवर्नमेंट। और ये पहले 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे ही होता है। तो आपने कभी देखा है टोल बनता है, टोल जिससे गाड़ियां जाती हैं, तो टोल ऐसे ही इसी मॉडल पे बनता है मोस्टली हर कंट्री में, कि आप बोलते हो प्राइवेट सेक्टर से तुम बनाओ, जितना टोल टैक्स आ रहा है वो पहले कुछ सालों के लिए आपका है पूरा, आप ही मेंटेन करिए, आप ही प्रॉफिट लीजिए, आप ही लोगों को हायर करिए, आप बस टोल प्लाजा बना दो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सरकार का काम भी तो हो गया, सरकार का काम भी तो होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो अलग अलग, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मतलब तुमने बिल्ड करवाया, उसने ऑपरेट करा, फिर सरकार के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मली यही चीज होती है। आपने, जैसे मैंने ठेकेदार को बोला भाई तू बना, तू चला, ऐसे चला भी तू, पैसे भी, प्रॉफिट भी पूरा तू ले, 5 साल बाद मुझे दे दे। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर ये चीज है। ईपीसी है। ईपीसी तो कॉन्ट्रैक्टर मॉडल है, ठेकेदार मॉडल है। कि तो ईपीसी मॉडल क्या होता है बेसिकली, जैसे मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो ईपीसी है। तो दिल्ली मेट्रो वालों को बोला जाता है, डीएमआरसी को बोला जाता है। डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। कोच्चि वाले बुलाते हैं, कहते हैं आप ही इंजीनियर करो, आप ही सामान खरीदो, आप ही कंस्ट्रक्शन करो, हमें ट्रांसफर कर देना बाद में। तो वो ठेकेदार वाला मॉडल है, ईपीसी मॉडल। तो इस तरीके से मॉडल्स हैं जो है। तो आप देख सकते हैं ईपीसी में जो रिस्क है वो पूरा पब्लिक का है, क्योंकि पूरा खर्चा इन्हीं का होता है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में प्राइवेट वालों का रिस्क होता है। हैम जो है उसमें भी प्राइवेट पब्लिक दोनों का रिस्क होता है, क्योंकि ये एनुटी मॉडल है, इसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों मिला के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो यहां पे जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। इसमें 108 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इट एम्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए इसकी जरूरत है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगा और इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली लगाएगा। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनआईपी की ये सिग्निफिकेंस है भाई, नौकरियां होंगी, ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल स्पेस बेटर होगा, प्रोजेक्ट्स, बूस्टिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कनेक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड टू बी गुड। दीज आर गुड थिंग्स। ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस है कि अगर बैंक से लोन लेकर करोगे तो एनपीएस बढ़ सकते हैं, और लैंड एक्विजिशन एक मेजर इशू है जो आज भी है। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर स्टिल। ये अभी भी रहेगा, लैंड एक्विजिशन का इशू ये तो रहेगा, और एनपीएस का इशू भी रह सकता है। लेकिन सरकार में एनपीएस का इशू कम ही होता है, क्योंकि एनआईपी इंप्लीमेंट तो सरकार करेगी, सरकार बैंकों के लोन पे थोड़ी डिफॉल्ट करेगी, इट वुड नॉट डिफॉल्ट। ये पीवाईक्यू देखिए प्लीज, 2016 का क्वेश्चन है, उदय स्कीम। वो एक ही क्वेश्चन आया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018, replacing coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, etc., providing for financial turnaround and revival of power distribution companies। क्या लगता है आपको? देखिए, स्टार्टअप से तो मतलब ही नहीं है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय योजना। ये दूसरी योजना है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस, तो ये भी गलत है। कोल बेस्ड पावर प्लांट से रिन्यूएबल, ये कुसुम स्कीम है। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, सो गाइस यहां पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एक इसका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन देखो, अडॉप्शन ऑफ पीपीपी मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज नॉट बीन फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब ये क्रिटिसाइज हुआ है। क्रिटिकली डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मॉडल। बताइए पीपीपी मॉडल में दिक्कत क्या है? पॉजिटिव्स तो आप लिख लोगे, मुझे पता है, पॉजिटिव्स तो 1000 है। पॉजिटिव्स यही है जो मैंने अभी डिस्कस करे थे।
ये पॉजिटिव्स हैं, जॉब्स, फिस्कल स्पेस, बेटर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब तो हर प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं, तो आप सब में लिख दोगे, ठीक है। प्रोज, कॉन्स क्या लिखोगे, पीपीपी में कॉन्स क्या लिखोगे, मतलब पीपीपी में प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट वाले आते हैं, प्राइवेट वाले के आने से नहीं, लो क्वालिटी नहीं होगा कृष्णा जी। यस, प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव, प्रॉफिट मोटिव है कि चीजों का दाम बढ़ा देंगे ये, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम्स विद प्रॉफिट, ये एक चीज है। दूसरा ये है कि प्राइवेट वाले क्या बैंक के लोन्स पे ऑपरेट करते हैं, वो बैंक के लोन्स पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो बैंक के लोन्स पे ऑपरेट करते हैं तो वहां पे एनपीएस बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये इसके कॉन्स हैं। प्राइवेट वाले तो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, ये इसके कॉन्स हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है और 10 साल पुराना क्वेश्चन है, 2013 का, तो ये चीज है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, क्या इस सवाल का जवाब लिख सकते हो? इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, यस, वेरी गुड। पीएम गति शक्ति योजना, हाउसिंग फॉर ऑल योजना, रिन्यूएबल एनर्जी योजना, ये सब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो कर रहे हैं, गरीब भी ऊपर उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो यू कैन राइट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सो गाइज, यहां पे चैप्टर जो है वो खत्म होता है, द चैप्टर इज ओवर। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अनुराधा, Hello, sir. Good evening. Sir, my question related to FDI. Sir, greenfield and brownfield FDI. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं, स्क्रैच से बनते हैं, उनको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक एयरपोर्ट बना हुआ है, उसका साइज आप बड़ा कर रहे हो, उसको रिन्यू कर रहे हो, उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। Yes, sir. And sir, my question is that जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं and then we get confident, we can solve the question. Like हमने इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ा and we go to MCQ. But sir, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ के MCQs कर रहे होते हैं या मेंस का ही क्वेश्चन अटेंड कर, तो कोई ना कोई टर्म ऐसा आ ही जाता है जो हमारे लिए नया होता है, तो सर इस सिचुएशन से हमें कैसे टैकल करना है? टर्म्स तो फिर आपको समझ में आने चाहिए ना कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही अनरिलेटेड टर्म आ जाए। नॉर्मली ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो, या मतलब एकदम ही मतलब बिल्कुल अनरिलेटेड चीज हो गई हो। Yes, sir. यस, Okay, sir. Thank you, sir. ओके। कविता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, तो वो नहीं समझ आया। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने इंपोर्ट करा है तो दूसरी कंट्री का एक्सपोर्ट है, मतलब अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए तो मैंने भी एंट्री करी, तुमने भी एंट्री करी। ओके। अकाउंटिंग में डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है ना, उसमें हम जैसे अकाउंट्स में मेंशन करते हैं कहीं कहीं, जैसे पेमेंट और रिसीट, कि किसी की पेमेंट दूसरे की रिसीट, किसी ने लोन लिया दूसरे के पास लोन गया, तो डबल एंट्री। तो बीओपी में ये होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, किसी ने इंपोर्ट करा दूसरे ने एक्सपोर्ट करा। यस सर, अच्छा, एक जो ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आपने बताया, तो सर इसमें जैसे कि वो बिल्ड करते होंगे, ऑपरेट करते होंगे, तो ट्रांसफर करने के टाइम तो वो जरूर मनी चार्ज करते होंगे। नहीं, वो मनी रिकवर कर लेते हैं ना ऑपरेट करते टाइम, उनसे ये बोलते हैं कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लो। ओके, तो वो गवर्नमेंट को ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, जरूरत ही नहीं होती, वो कमा लेते हैं उस प्रोजेक्ट से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। व्हाई शुड द स्पेस सेक्टर बी प्राइवेटाइज्ड? कृष्णा का डाउट है, स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती सरकार, वो नहीं चाहती कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट वाले घुसे, यही रीजन है। इंसेंटिव्स दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, इंसेंटिव ये है कि आप ये समझिए प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री मिल जाती है, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। दिस इज अ वेरी बिग इंसेंटिव। उसके साथ साथ आप ये देखते हो कि भाई कि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस चीज का एक्सपीरियंस होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और आपको पैसा भी कमाने को मिलता है, इवेंचुअली तो आप बिजनेसमैन हो। ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। श्रेया, सर, क्रिटिकली एनालिसिस क्वेश्चन के कंक्लूजन कैसे लिखे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ जी, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ही होता है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, तो आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वहां मेंशन करने हैं। दोनों लिखना है क्या एंड में? क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ही होता है, क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि आप नेगेटिव्स भी लिखें।
ओके ठीक है, थैंक यू सर। टर्नओवर बेसिस पे केशव शर्मा इसलिए करा क्योंकि पहले अलग अलग इक्विपमेंट और उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा था, या शायद कैटेगरीज में डालना मुश्किल हो रहा था। टर्नओवर एक आसान क्लासिफिकेशन है, इट इज एन इजी क्लासिफिकेशन कि भाई कितना कमाया उस बेसिस पे आपने बता दिया। प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। सोनाली सिन्हा, इट इज वेरी गुड, होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। अगर आपने ये काम नहीं करा तो फिर आप एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रह जाओगे, क्योंकि सरकार लिमिटेड चीज ही कर सकती है, ज्यादा चीजें नहीं कर सकती। ये हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली डू लिमिटेड स्टफ, और एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। Private sector has to operate no matter what. So guys, that would be all. Thank you so much everyone. See you tomorrow sharp at 6 p.m. Bye everyone. Take care. All the best.